तो हेलो बच्चों, आज के इस नए एवं फ्रेश वीडियो के अंतर्गत हम आपके साइंस के एक फ्रेश टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं, एक फ्रेश चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि आपका चैप्टर है विद्युत धारा एवं परिपथ, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। यह जो आपका है चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 है आपके कक्षा 10वीं का। तो बच्चों देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मेरे वीडियो के अंतर्गत मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं आपकी जो ये प्रणाली है ना, रट्टाफिकेशन वाली प्रणाली, मैं इसको पूरी तरह से दूर कर सकूं। इसलिए मैं हर एक छोटी से छोटी बात को, हर एक बड़ी से बड़ी बात को एकदम आसान से लैंग्वेज में आपको बताने का प्रयास करता हूं, ताकि आप जैसे ही कक्षा 10वीं के बाद अगली क्लास में जाएं तो आपको साइंस पहाड़ न लगे, आपको साइंस के प्रति इंटरेस्ट हो सके। क्योंकि जब चीजों को आप समझ करके पढ़ते हैं ना, तो उसमें उन चीजों में आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। और जब किसी भी काम में आप, दुनिया का कोई भी काम अगर आप इंटरेस्ट लेकर के करते हैं, तो वह निश्चित तौर पर वह काम सफल होता है। बच्चों, आज का यह जो हमारा विद्युत चैप्टर है, विद्युत धारा एवं परिपथ, यह मेरे दिल के बेहद करीब है। और यकीन मानिए कि मैं इस चैप्टर को आपको इस तरह से, इस अंदाज में पढ़ाऊंगा कि यदि आप पूरा कंसंट्रेट हो करके अगर मेरे क्लास में बैठते हैं, तो आपको रटने की फिर से कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा सीधा यह आपके डिजिटल बोर्ड में छप जाएगा। आइए जल्दी से बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। और चैप्टर का नाम है आपका विद्युत धारा एवं परिपथ। दो चीजें इसमें हैं, एक आपका है विद्युत धारा और दूसरा आपका है परिपथ। सबसे पहले मैं अगर इस धारा शब्द को क्लियर करूं, सबसे पहले ऐसा नहीं है कि आप इससे फर्स्ट बार मिल रहे हो, कक्षा 9वीं में पढ़ा भले नहीं होगा, लेकिन नाम तो जरूर आपने सुना होगा विद्युत धारा का। कक्षा 9वीं में जो आपने विद्युत धारा पढ़ा ना, वहां पे आपका जो वैद्युत था, वह वैद्युत था आपका स्थिर। वहां पे आपने स्थिर आवेश का अध्ययन किया। यानी कि स्थिर आवेश कहने का मतलब कि उस समय आपने कक्षा 9वीं में जब पढ़ा, या कक्षा 9वीं के सिलेबस में जो है, वहां आप अध्ययन करते हो किसके? रुके हुए आवेश का। किसका अध्ययन करते हो? रुके हुए आवेश का। टेंशन मत लीजिए, एक एक बात जो भी यहां बोली जाएगी, एक एक बात मैं क्लियर करूंगा। जैसे मैंने एक नाम लिया आवेश, उम्मीद करते हैं कि आपको आवेश से आपका जान पहचान नहीं होगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि जब आप विज्ञान का नाम भी अगर नहीं सुने होंगे, फिर भी अगर कंसंट्रेट रख करके अगर मेरी वीडियो देखते हो, तो निश्चित तौर पर आपको विद्युत धारा सबसे प्यारी लगने लगेगी साइंस के चैप्टर के अंदर। देखिए, अब हम बात करते हैं धारा की। कहीं पे भी धारा, धारा का मतलब होता है बहाव। घर गांव में, या कभी आपने सुना ना, जल धारा बह रही है, दुग्ध धारा बह रही है। तो पानी का बहना जल धारा कहलाता है, दूध का बहना दुग्ध धारा कहलाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करेंगे विद्युत का, तो विद्युत का सीधा सीधा जो मतलब होता है, विद्युत का सीधा सीधा मतलब होता है चार्ज से। किससे होता है? चार्ज से, जिसकी हिंदी होती है आवेश। तो सबसे पहले बात आती है कि आखिर आवेश किसको कहते हैं। तो अगर मैं आवेश को आपके सामने परिभाषित करूं, आवेश से आपका परिचय कराऊं, तो आवेश को सबसे पहली चीज कि आवेश को हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। आवेश को प्रदर्शित किससे किया जाता है? क्यू से। अब आवेश किसी वस्तु का गुणधर्म होता है। जैसे मां के आपका गुणधर्म है कि मां आपसे बेहद प्यार करती हैं, यानी कि उनकी जो प्रवृत्ति है वह एक गुण है। उसी प्रकार से आवेश एक क्या है? गुणधर्म है। आवेश एक क्या है? विज्ञान के अंदर आवेश एक गुणधर्म है, जिसे कोई वस्तु अगर प्राप्त कर ले तो वह विद्युत का गुण प्रदर्शित करने लगती है, या चुंबक का गुण प्रदर्शित करने लगती है। देखिए, विद्युत और चुंबक दोनों ही एक ही चीजें हैं। यानी कि चुंबक से विद्युत बना सकते हैं हम, और विद्युत से चुंबक बना सकते हैं। यानी दोनों ही एक दूसरे से अंतः संबंधी हैं, यानी कि दोनों ही एक दूसरे से एक घनिष्ठ संबंध रखती हैं। तो हमने आपको बताया कि आवेश किसी भी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म है, जिसे पा लेने के पश्चात, जिसे ग्रहण कर लेने के पश्चात वस्तु कैसी हो जाती है? वस्तु विद्युतमय हो जाती है। यानी विद्युत की भांति या चुंबक की भांति क्या करने लगती है? व्यवहार करने लगती है। उसे हम कहते हैं आवेश।
अब हमने आपको बताया कि विद्युत का सीधा सीधा संबंध किससे है? आवेश से। अब विद्युत के साथ क्या जुड़ा हुआ है? धारा। तो जैसे जल का बहना जल धारा, दुग्ध का बहना दुग्ध धारा, उसी प्रकार से आपका आवेश का बहना क्या कहलाएगा? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की अगर आप परिभाषा बनाए, विद्युत धारा की अगर आप परिभाषा बनाए तो आवेश का बहना ही क्या कहलाता है? विद्युत धारा। टेंशन मत लीजिए, अभी परिभाषा बनाना मैं बताऊंगा, आप किसी भी चीज की परिभाषा बना सकते हो। देखिए, अगर सबसे पहले मैं आवेश को हमने परिभाषित करना था, इसका जो नोट्स है आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो बना बनाया नोट्स है जिसका नॉमिनल सा चार्ज है, वहां पे बता दिया जाएगा आपको। चाहे तो परचेज कर सकते हैं या आप वीडियो को रोक रोक करके, ऐसी कोई बात नहीं है। चाहो तो आप यहां भी जो भी बातें बोली जा रही हैं उनको नोट डाउन करते चलें, अपनी नोट्स कॉपी में लिखते चलें। देखिए, आवेश को हमने क्या परिभाषित किया कि आवेश किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म है, वह गुण है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद वह वस्तु विद्युतीय हो जाती है या चुंबकीय हो जाती है, विद्युत की भांति व्यवहार करने लगती है या चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। आवेश को हम कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का अध्ययन जिसने किया वो वैज्ञानिक कूलाम थे, जिनको सम्मान देने के लिए हमने आवेश का मात्रक क्या लिख दिया? आवेश का मात्रक हम कूलाम से इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। आवेश के मात्रक को, यानी कि मात्रक क्या है? किसी भी राशि को मापने की आवश्यकता पड़ती है ना, जैसे अगर कोई भी भौतिक राशि है तो उसे हमें मापने की आवश्यकता पड़ेगी, तो आवेश को हम किस में मापेंगे? जैसे पानी को हम लीटर में मापते हैं, उसी प्रकार से आवेश को किस में मापेंगे? कूलाम में मापेंगे। बात हो जाती है क्लियर। अब बात आती है किसकी? बात आती है विद्युत धारा की। किसकी बात आती है? बात आती है आपके विद्युत धारा की। तो अगर हम विद्युत धारा को हमें क्या करना हो, विद्युत धारा को परिभाषित करना हो, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं इसकी परिभाषा को एकदम आपके सामने पेश करता हूं। देखिए, विद्युत धारा को जो है उसे हम प्रदर्शित करते हैं आई से। विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। और आई बराबर होता है Q बटे T। अगर बस आपने इतना याद रख लिया ना तो आपका काम इतने में हो जाता है। इसके अलावा परिभाषा रटने की, आपको परिभाषा याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। देखिए कैसे, आई, यह Q क्या है? I बराबर आपका यह Q क्या है? Q को हम कह सकते हैं आवेश। Q को क्या कह सकते हैं? Q को क्या कहते हैं? आवेश। और T जो है यह क्या है? आपका समय। अब आपको इस विद्युत धारा को परिभाषित करना है इससे, यानी विद्युत धारा की बनानी है परिभाषा। अब विद्युत धारा की परिभाषा आप कैसे बनाओगे? सबसे पहली चीज कि आप सिंपल सा मतलब समझ सकते हो कि यदि कोई भी दो चीजें जिनका भाग दिया जाता है उसे हम कहते हैं अनुपात। उसको हम क्या कहते हैं? अनुपात। जब दो चीजों का आपस में भाग लगाया जाता है तो उसमें हम क्या कहते हैं? अनुपात। जैसे A बटे B है तो आपने गणित में पढ़ा है, इसको पढ़ेंगे हम A अनुपात B। या अगर आपका x बटे y है तो इसको पढ़ेंगे x अनुपात y। उसी प्रकार से यहां आवेश बटे समय है तो आवेश अनुपात हम क्या पढ़ेंगे? समय। तो यहां पे क्या किया जा रहा है? आवेश और समय का जो अनुपात है वह किसके बराबर है? विद्युत धारा की। एक लाइन में परिभाषा बता दीजिए ना कि आवेश और समय का अनुपात क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। काम खत्म। आप बस इतना याद कर लिए, परिभाषा आपकी बन के रेडी हो गई कि आवेश और समय का अनुपात क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। किसी भी चीज की दुनिया में परिभाषा बना सकते हैं अगर इस क्रम में दिया हो तो ऊपर वाला और नीचे वाले का अनुपात क्या कहलाता है? ये वाला कहलाता है। किसी भी चीज का परिभाषा बना सकते हैं। दूसरी परिभाषा बताते हैं। जहां कहीं भी फिजिक्स के अंदर, भौतिक विज्ञान के अंदर या किसी भी विज्ञान के अंदर जहां कहीं समय का भाग दिया गया हो उसको हम पढ़ते हैं की दर। जहां पे समय का भाग दिया गया हो उसको हम पढ़ते हैं की दर। अब यह क्या है? किसकी दर है? समय को, जहां समय का भाग दिया हो उसको पढ़ा जाता है की दर। अब किसकी दर है? आवेश क्या है? विद्युत धारा को हम परिभाषित कर रहे हैं ना। हमने बताया ना कि आवेश का बहना विद्युत धारा कहलाता है। तो आवेश क्या कर रहा होगा? बह रहा होगा, प्रवाहित हो रहा होगा आवेश। तो आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाता है? विद्युत धारा। कहीं भी समय का अगर भाग दिया हो, पढ़ो ना आंख बंद करके की दर। किसकी दर है? आवेश के प्रवाह की। तो आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। और बताओ, समय जो भी नीचे लिखा हुआ हो, नीचे जो भी लिखा गया हो उसको आप मान लो एक। विज्ञान की स्टैंडर्ड परिभाषा, किसी भी चीज की परिभाषा आप बना सकते हो। जो भी नीचे लिखा गया हो उसको क्या मान लो? एक। और एक को विज्ञान की भाषा में कहते हैं एकांक। एक को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? एकांक। अब एकांक क्या है? एकांक आपका समय है।
एकांक आपका क्या है? समय है। और एकांक समय यानी 1 सेकंड समय में आपका क्या बह रहा है? आवेश। एक एकांक समय में क्या बह रहा है? आपका आवेश बह रहा है। तो एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? विद्युत धारा। हमने 3 परिभाषाएं आपको बताई। अगर आपको इतना छोटा सा बस सूत्र याद हो कि I बराबर Q/T, तो आप 3 प्रकार की इसकी परिभाषा बना सकते हैं और इसके मात्रक को आंख बंद करके लिख सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने क्या क्या बताया? आवेश और समय का अनुपात विद्युत धारा कहलाता है। किसकी दर? आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। अगर इसको हमने 1 मान लिया तो एकांक क्या है? समय। एकांक समय में क्या हो रहा है? विद्युत आवेश का प्रवाह हो रहा है। तो एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा इस प्रकार से आप परिभाषित कर सकते हो। अब बात आती है कि जब विद्युत धारा भौतिक राशि है, भौतिक राशि किसे कहते हैं पता है क्या? भौतिक राशि किसे कहते हैं पता है क्या? कमेंट करो ना। भौतिक राशि किसे कहते हैं? जैसे इस घर को बनाने के लिए हमें ईंट पत्थर बालू की जरूरत पड़ती है ना, जैसे घर को बनाने के लिए, मकान को बनाने के लिए ईंट पत्थर बालू गिट्टी सीमेंट सरिया इत्यादि की जरूरत पड़ती है ना, उसी प्रकार से विज्ञान को बनाने के लिए भौतिक राशि की जरूरत पड़ती है। यानी विज्ञान, भौतिक विज्ञान किसकी सहायता से बनाया जाता है? भौतिक राशियों की सहायता से बनाया जाता है। इसके जैसी जैसी भौतिक राशियां हैं जो कि भौतिक विज्ञान को बनाती हैं। यह चैप्टर किसका है? भौतिक विज्ञान का है, फिजिक्स का है। तो जिनकी सहायता से फिजिक्स बनाया जाता है, जिनकी सहायता से भौतिक विज्ञान बनाया जाता है, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां कहते हैं। तो आई क्या है? भौतिक राशि। भौतिक राशियां किसे कहते हैं? परिभाषा क्या है? भौतिक राशियां किसी भी वस्तु का गुणधर्म है। जैसे आवेश क्या था? गुणधर्म था। तो आवेश भी एक भौतिक राशि है। भौतिक राशियां किसी भी वस्तु का क्या है? गुणधर्म है, जिसे हम यथार्थ पूर्वक माप सकते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक राशि। जैसे अगर मैं कहूं मां का प्यार, मां का प्यार एक गुण है, मैं मानता हूं, लेकिन मां का प्यार आप माप नहीं सकते हो। यह नहीं कह सकते हो कि आपकी मम्मी आपसे 2 किलो प्यार करती हैं, यह नहीं कह सकते हो। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि इसमें से बह के जाने वाली धारा का मान 5 एम्पियर है। धारा को हम माप सकते हैं। तो जिसका यथार्थ पूर्वक मापन किया जा सके उसे हम फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां कहते हैं। तो ये रही आपकी वैद्युत धारा। अब वैद्युत धारा की परिभाषा हमने 3 परिभाषाएं आपको बताई बनाना। अब आइए देखते हैं आई का, यानी विद्युत धारा का देखते हैं मात्रक। विद्युत धारा का क्या देखते हैं? मात्रक देखते हैं। अब विद्युत धारा का मात्रक कैसे करेंगे? यही सब आपका काम कर देगा। Q बटे कितना है? T। विद्युत धारा बराबर कितना होता है? Q बटे T। हमने आपको बताया कि जो आवेश, Q क्या है? आवेश। और आवेश का मात्रक क्या है? आवेश का जो मात्रक है, आवेश का मात्रक क्या है? आपका कूलाम है। तो अगर Q का मात्रक हम देखें तो Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। कह दो ना कि विद्युत धारा का मात्रक कूलाम बटे सेकेंड होता है। कोई काट नहीं पाएगा माइका लाल। कूलाम बटे कितना होगा? सेकेंड होगा। और इसको हमने जो विद्युत धारा नामक आपकी बीमारी है, विद्युत धारा नामक भौतिक राशि है, उसे वैज्ञानिक एम्पियर ने क्या किया? अध्ययन किया। एम्पियर ने बताया, बहुत सारे नियमों का खोज किया। इसलिए आई के मात्रक को यानी कूलाम बटे सेकेंड को हम सम्मान देने के लिए उनको क्या नाम देते हैं? एम्पियर का नाम देते हैं। अब यहां से एक प्रश्न आपका और खड़ा हो जाता है, एम्पियर को करो परिभाषित। कर लोगे? परिभाषा तो बनाना हमने बताया ना, एम्पियर को करो परिभाषित। अब देखो आई का मात्रक आपका होता है कूलाम बटे सेकेंड। आई का मात्रक क्या होता है? कूलाम बटे सेकेंड। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं क्या? एम्पियर। अब अगर कुछ ऐसा कर दें हम कि यहां के बीच वाला मान कितना हो जाए? 1 हो जाए। बीच वाला मान कितना हो जाए? 1 हो जाए। तो यह धारा किसके बराबर हो जाएगी? एम्पियर के बराबर। अब ऐसा क्या करेंगे कि ये 1 हो जाए? हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि जो आपका आवेश है ना, उस आवेश का मान कितना कर दें? 1 कूलाम। जो समय है ना, समय का मान कितना कर दें? 1 सेकेंड। तो 1 बटे 1 कितना होगा? 1। तो यदि 1 को विज्ञान की भाषा में हमने अभी बताया क्या कहते हैं? एकांक। ध्यान से अप्रोच को समझिएगा। अगर अप्रोच को आपने एक बार समझ लिया ना, परिभाषा बनाना एक बार समझ लिया ना, तो दोबारा
सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा आप बनाओगे परिभाषा। देखो एक क्या है, एक को कहते हैं एकांक, तो एकांक क्या है, समय, एक को क्या कहते हैं एकांक, यहां एकांक क्या है, आवेश की मात्रा, यहां आवेश की क्या है, मात्रा। तो यदि एकांक समय में एकांक आवेश प्रवाहित हो रहा हो, यदि एकांक समय में एकांक आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो इस विद्युत धारा का मान 1 एम्पीयर के बराबर होता है। लिखो परिभाषा, लिखो, पेन कॉपी निकालो, लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो। कमेंट बॉक्स में जितनी चीजें आप लिखोगे ना वो चीजें डायरेक्ट यहां छपेंगी आपके, उसको फिर से कोई मिटा नहीं पाएगा, इसलिए कमेंट बॉक्स में लिखा करो। जो लिखने वाली परिभाषाएं हैं उनको आप प्रयास किया करो कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि वो यहां आपके आकर के छप जाए। तो हमने क्या बताया कि यदि एकांक समय में एकांक आवेश प्रवाहित हो रहा हो किसी चालक से, विद्युत धारा को बहने के लिए जिस रास्ते की जरूरत होती है ना उसे कहते हैं परिपथ। इसका तो मैं बताना भूल ही गया। दो चीजें हैं विद्युत धारा के बारे में हमने बताया, दूसरा है परिपथ। तो विद्युत धारा जिस रास्ते का अनुसरण करती है ना उसे हम कहते हैं परिपथ, यानी विद्युत धारा के रास्ते को हम क्या कहते हैं, परिपथ। किसी तार आपने देखा है ना जिसमें विद्युत जाता है, जिसके जाने से बल्ब जलता है, वह क्या है, विद्युत धारा का जो मार्ग है, विद्युत धारा जिसके सहायता से जाती है उसे हम कहते हैं चालक। तो क्या है, किसी चालक में यदि एकांक समय में एकांक आवेश अगर जा रहा हो तो उस धारा का मान कितना होता है, 1 एम्पीयर के बराबर होता है। ये रही एम्पीयर की परिभाषा, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न में परीक्षा में पूछ लेता है प्रश्न कि 1 एम्पीयर को परिभाषित करो। तो यदि किसी चालक से 1 सेकेंड में एक आवेश प्रवाहित हो रहा हो, एकांक समय में एकांक आवेश अगर प्रवाहित हो रहा हो तो उस विद्युत धारा का मान, वह धारा 1 एम्पीयर के बराबर होती है, या उस धारा का मान 1 एम्पीयर के बराबर होता है। यह रही आपकी विद्युत धारा की बेसिक सा स्ट्रक्चर। अब अगर आपको किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी दिक्कत समझ में आ रही हो तो एक बार कमेंट आप लोग जरूर करें, ताकि उन दिक्कतों को क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। अब इसके बाद जब आपकी विद्युत धारा जब आ जाएगी, विद्युत धारा जब आ जाएगी, पहले देखिए कक्षा 9वीं में जब पढ़ा वहां आवेश रुका हुआ था। जब छोटा सा बच्चा रहता है तो वह बहुत ज्यादा क्रीड़ा नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा चल फिर नहीं पाता, क्योंकि उसको सोना है। लेकिन जैसे ही बच्चा चलना शुरू करता है, तमाम प्रकार की हरकतें, तमाम प्रकार की मनमानियां क्या करने लगता है। उसी प्रकार से अब आवेश चलना शुरू कर दिया है, विद्युत धारा के रूप में आ गया, बैठेगा नहीं, कुछ ना कुछ करेगा। अब देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं इस आवेश को, अगर आपने चुंबक देखा है ना, आवेश को या विद्युत धारा को समझने के लिए 2 एग्जाम्पल बहुत सटीक होते हैं, एक पानी का एग्जाम्पल, दूसरा चुंबक का एग्जाम्पल। अगर मैं बात करूं चुंबक की, तो आप जानते हो कि जैसे मान लो एक चुंबक यहां पे रखा हुआ है और दूसरा चुंबक आपके पड़ोसी के यहां रखा हुआ है, आपके घर पे रखा हुआ है, क्या हमारे इस व्हाइट बोर्ड पे रखे चुंबक के साथ कुछ क्रिया करेगा? चुंबक कौन कौन देखा है इसमें? सब कोई देखा होगा ना। 2 चुंबक को जब हम पास में लाते हैं तो ये जैसे ही पास आते हैं खट्ट से एक दूसरे को क्या करते हैं, खींच लेते हैं। जैसे ही इसको पलट करके अगर हम इधर से लेके आए, एक दूसरे को धक्का देते हैं। अगर आपने नहीं ट्राई किया तो ट्राई कीजिएगा। लेकिन अगर एक चुंबक आपका यहां पे रखा हो, दूसरा चुंबक आपके दोस्त के यहां रखा हो, तो क्या इनके बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण होगा? खिंचाव को कहते हैं आकर्षण, और ये जो धक्का देता है इसको कहते हैं प्रतिकर्षण। तो क्या अगर 2 चुंबक इतना दूर दूर हम रख दें तो क्या ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे? क्या ये दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे? नहीं देंगे। ये दोनों एक दूसरे को धक्का कब देंगे? इसके चारों ओर एक बाउंड्री होगी, इसके चारों ओर एक बाउंड्री होगी, जिस बाउंड्री के अंदर अगर इस चुंबक को लाते हैं तो यह इसको खींच लेगा या यह इसको धक्का देगा। लेकिन अगर इस बाउंड्री से बाहर कोई अगर चुंबक रखा हो तो वह उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं प्रदर्शित करेगा। तो यह जो इस चुंबक के चारों ओर की बाउंड्री है, यह इस चुंबक का कहलाती है चुंबकीय क्षेत्र कहलाती है। क्या कहलाती है? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक उसी प्रकार से यदि आपका कोई आवेश रखा हुआ है तो उस आवेश के चारों ओर एक होगी बाउंड्री, जिसके अंदर अगर किसी भी आवेश को आप किसी भी दूसरे आवेश को, मान लेते हैं स्मॉल q आवेश को अगर लेकर के आते हैं तो यह आवेश इस पर बल लगाएगा या इसे बल का अनुभव कराएगा। तो इस बाउंड्री को, इस आवेश के चारों ओर की बाउंड्री को, इसका हम क्या कहते हैं? इसका हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। इसका हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर वह उस पर क्या करता है, बल लगाता है या उसे बल का अनुभव कराता है, उस क्षेत्र को, उस आवेश का हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यह भी परिभाषा काम में आएगी आपके। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे चुंबक को लाने पर वह उस पर बल लगाए या बल का अनुभव कराए, तो वह उसका क्या कहलाता है, वह उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बच्चों, इस स्लाइड में हमने आपको विद्युत धारा को एकदम फील कराया, विद्युत धारा की परिभाषा बनाने सिखाया, विद्युत धारा के मात्रक को बताया, मात्रक की परिभाषा बनाने सिखाया, आवेश को बताया, आवेश के मात्रक को बताया, विद्युत क्षेत्र को बताया। जितनी बातें मैंने बताई ना, इसको जरूर आप नोट करते चलिएगा और अपनी नोट कॉपी में यथावत जरूर लिखिएगा। अब आइए, एक आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें नोट्स बनाने के लिए, फिर आइए इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने विद्युत धारा के बारे में कुछ सीखा, लेकिन हमने एक बात वहां पे अभी नहीं सीखा कि अगर हमें विद्युत धारा का मापन करना हो, यदि हमें विद्युत धारा का करना हो, क्या विद्युत धारा का करना हो मापन, तो हम विद्युत धारा का मापन किस यंत्र के द्वारा करते हैं। तो अगर मैं आपको बता दूं तो विद्युत धारा का जो मापन होता है ना, विद्युत धारा का जो मापन होता है उसको करने वाला जो यंत्र होता है वह कहलाता है अमीटर। क्या कहलाता है, अमीटर कहलाता है। और हमेशा अमीटर को हम विद्युत परिपथ में, यानी विद्युत के रास्ते में, विद्युत परिपथ में उसे हम कहां जोड़ते हैं, विद्युत परिपथ में अमीटर को कहां जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अभी आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, फिलहाल अभी आप एज इट इज ऐसे ही लिख लीजिए, जब मैं श्रेणी क्रम समझाऊंगा तो वहां पर ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो विद्युत परिपथ में अमीटर को कैसा जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नोट पॉइंट में करके लिख लीजिए। अब इसको देखिए, दो क्रम होता है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। बाद में अभी आएगा जब तो समझा दूंगा मैं श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है। अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए। इसे समांतर क्रम में इसलिए नहीं जोड़ा जाता क्योंकि जो आपका अमीटर है इसका प्रतिरोध अत्यंत कम होता है। क्या होता है, प्रतिरोध अत्यंत कम होता है। और यदि समांतर क्रम में इसको जोड़ दिया जाए तो इससे होकर धारा गुजरने वाली धारा अत्यधिक होगी, जिससे आपका अमीटर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। थोड़ा सा फार्मूला और है जो कि आपको कभी न्यूमेरिकल करेंगे तो परेशान करेगा। जैसे अगर कहीं पे भी आपका लिखा हो माइक्रो, जैसे एक माइक्रो एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं, तो एक माइक्रो एम्पियर लिखा हुआ है, तो माइक्रो का मतलब होता है 10 टू पावर 6। इस माइक्रो के जगह पे 10 टू पावर 6 और एम्पियर के जगह पे एम्पियर। अब इसके जगह पे कुछ भी कर दे, जैसे एक माइक्रो मीटर अगर कर दे तो बस माइक्रो का मतलब जहां कहीं भी माइक्रो आ जाए उसका मतलब कितना होता है, 10 टू पावर 6, तो ये 10 टू पावर 6 मीटर हो जाएगा। एम्पियर के साथ रहेगा तो एम्पियर, मीटर के साथ रहेगा तो मीटर, यानी केवल माइक्रो के जगह पे आप कितना रख सकते हो, 10 टू पावर -6। इसी प्रकार से अगर मिली आता है, क्या आता है, मिली, यानी एक मिली एम्पियर, तो मिली को 10 टू पावर 2 लिख सकते हो, 10 टू पावर 2 एम्पियर। अगर आता है आपका नैनो, यानी एक नैनो एम्पियर अगर आता है तो एक नैनो एम्पियर को, नैनो को हम कितना लिखते हैं, 10 टू पावर -9 एम्पियर। और यदि आपका आता है पिको, तो यानी पिको को पी से प्रदर्शित करते हैं, पिको एम्पियर बराबर कितना होगा, 10 टू पावर -12 एम्पियर। तो इस पैरामीटर को भी आप क्या कर लीजिएगा, इस पैरामीटर को भी आप हमेशा याद रखिएगा। अब आइए चलते हैं, हमने एक यहाँ पे सारणी बनाया है, एक टेबल बनाया है। देखिए, जैसे आपका सेल हो गया, संधि हो गया, बल्ब हो गया, स्विच चालू, स्विच बंद, बैटरी, प्रतिरोध, प्रवृत्ति प्रतिरोध, अमीटर, वोल्ट मीटर, इनको आप कैसे दर्शाओगे। विज्ञान के अंदर इनको आप सिंबल के रूप में
प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में कैसे दर्शाओगे? तो यदि कहीं पे आपका ऐसा रहा हो कि एक बड़ा डंडा हो, एक छोटा सा डंडा हो इस प्रकार से, और एक पे प्लस लिखा हो, दूसरा माइनस लिखा हो, तो यह आप क्या समझोगे कि यह सेल है। यह सेल और बैटरी में थोड़ा सा अंतर होता है, भी समझाऊंगा। यह क्या है? आपका सेल है। और यदि संधि की बात की जाएगी तो जैसे दो तार आपका गया रहेगा और यहीं कहीं बीच से एक तार और निकाल दिया जाता है, तो इस जो ये बिंदु दिख रहा है, यही बिंदु आपका क्या है? संधि है। यही बिंदु क्या है? संधि। अगर बल्ब को दिखाएं तो विज्ञान के अंदर बल्ब को हम कुछ इस प्रकार से क्या करते हैं? दर्शाते हैं। तो ये आपका बल्ब हो गया। स्विच चालू, देखिए इसको दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो इस प्रकार का रहेगा, यदि इस तरह से आपका ये कटा हो तो इसको हम कहते हैं स्विच चालू, या फिर आपका इस प्रकार से दिया रहेगा, बीच में अगर बिंदी लगा है तो स्विच आपका चालू है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और यदि आपका स्विच बंद के लिए कहें तो स्विच बंद का कुछ कंडीशन इस प्रकार से होता है, यहां से आपका कटा रहेगा, ये आपका एरो नहीं लगा रहेगा, ये क्या होता है? स्विच बंद है, यानी परिपथ कटा हुआ है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। या इसको हम या में करके लिख लीजिएगा, या हम इसको खाली ब्रैकेट से दर्शाते हैं, यानी इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, स्विच बंद है, बटन ऑफ है। बैटरी को देखिए, अगर आपके पास इस प्रकार से एक बड़ा डंडा, बड़े के बाद छोटा डंडा, फिर से बड़ा डंडा, फिर छोटा डंडा, फिर बड़ा डंडा, फिर छोटा डंडा, ऐसे अगर कई जुड़ा हो, इसमें प्लस लिखा हो, इसमें माइनस लिखा हो, तो ये आप क्या समझेंगे कि ये बैटरी है। देखिए सेल में मात्र दो ही डंडा होता है, एक बड़ा एक छोटा। इसमें कई सारे डंडे होते हैं, यानी कई सारे सेल मिलकर के एक क्या बनाते हैं? बैटरी बनाते हैं। अगर हम बात करें प्रतिरोध की, तो प्रतिरोध को हम फिजिक्स के अंदर, विज्ञान के अंदर इस प्रकार से क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं। अभी प्रतिरोध को समझेंगे। प्रतिरोध क्या है? परिवर्ती प्रतिरोध। अगर आपका इसी प्रकार से कोई प्रतिरोध बना हो और इस प्रतिरोध पर एक इस प्रकार से एरो लगा दिया जाए तो इसे कहेंगे परिवर्ती प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध जो है परिवर्तित हो रहा है। अमीटर को ए लिख करके इस प्रकार से गोला सा ये बना देंगे, एक इधर बना देंगे, एक तरफ प्लस और दूसरी तरफ माइनस, तो ये आपका हो जाएगा अमीटर। अगर भी लिख करके हम गोला बना करके एक डंडा इधर खींच दें, एक डंडा इधर, एक प्लस इधर, एक माइनस इधर, तो इसे कहते हैं वोल्ट मीटर। यानी वोल्ट मीटर को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, अमीटर को ऐसे, परिवर्ती प्रतिरोध को ऐसे, प्रतिरोध को ऐसे, बैटरी को ऐसे, स्विच बंद को इन ऐसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं, स्विच चालू को ऐसे ऐसे, बल्ब को ऐसा, संधि को ऐसा और सेल को ऐसा। इस नोटेशन को आप याद रखेंगे। अब अगली बात जो आती है वह बात आती है किसकी? प्रतिरोध की, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। प्रतिरोध को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यदि हम बात करें प्रतिरोध की, देखिए संसार में आप कोई भी काम कीजिए ना, उसका विरोध करने वाला कोई ना कोई जरूर होता है। अगर आप कोई भी घर गांव में अच्छा काम कोई करने लगिए तो आपके आसपास पड़ोसी जो भी रहेंगे आपसे जलने लगेंगे और आपके उस उन्नति का करेंगे विरोध। उसी प्रकार से जब विद्युत धारा चलती है तो उसका विरोध करने के लिए, उसके धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने के लिए एक जो बंदा आता है, उसे को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं प्यारा सा प्रतिरोध। यानी कि प्रतिरोध को अगर परिभाषित करना हो तो प्रतिरोध को हम कैसे परिभाषित करेंगे कि विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट ही क्या कहलाता है? प्रतिरोध। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि आपको याद हो जाए। विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। और इसका मात्रक, इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक ओम होता है। अब ओम आपका ये वाला ओम नहीं है, ये वाला ओम नहीं है आपका, इसका मात्रक होता है ओम। मात्रक क्या होता है? ओम, जिसे हम इस प्रकार से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो ये रहा आपका प्रतिरोध। अब एक इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आइए चलते हैं, समझेंगे हम विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। अगले क्रम में आपके पास देखिए दो बातें हैं, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा इलेक्ट्रिक डिफरेंस, यानी कि विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटा सा अंतर है। अगर इनके सवाल की बात, सूत्र की बात करें तो जो विद्युत विभव का जो सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है V बराबर W/Q। भी वाह्य, इसको हम क्या लिखते हैं? W का मतलब होता है कार्य, यानी किया गया वाह्य कार्य बटे आवेश। और जो विभवांतर होता है उसे हम VAB से प्रदर्शित करते हैं, और यह भी होता है W वाह्य बटे आवेश, यानी कि Q।
दोनों लगभग सेम है। सूत्र के रूप में गणितीय अगर इसका देखा जाए स्वरूप, तो गणितीय स्वरूप सेम है, लेकिन इसके परिभाषा में थोड़ा सा अंतर है। देखिए क्या है। जैसे सबसे पहले मैं विद्युत विभवांतर को परिभाषित करता हूं। जैसे अगर मान लेते हैं एक आवेश आपका Q रखा हुआ है, तो आप जानते हैं कि इसके चारों ओर एक बाउंड्री होगी, इसका एक क्षेत्र होगा। जैसे आपके घर में पापा रहते हैं ना, तो पापा का क्षेत्र होता है, पापा का माहौल रहता है, पापा से सब डरते हैं। ठीक उसी प्रकार से यह आवेश है, तो इसके चारों ओर एक बाउंड्री होगी जो इस आवेश का क्या कहलाएगा, क्षेत्र कहलाएगा। तो अगर आपको किसी भी आवेश को, जब जैसे मान लो किसी भी परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश हम किसे कहते हैं, परीक्षण आवेश को Q0 से प्रदर्शित करते हैं। परीक्षण आवेश यानी जिस आवेश का मान 1 हो उसे हम कहते हैं एकांक परीक्षण आवेश। तो अगर क्यों एकांक परीक्षण आवेश हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बड़े आवेश को ले जाना या उसको खिसकाना हमारे लिए बस की बात नहीं है, बड़ा है, तो इसलिए छोटे से आवेश को, एक कूलाम आवेश को हम लेते हैं, जिसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं। तो अगर एक कूलाम का आवेश अगर बिंदु A पर ले जाकर के इस बाउंड्री के अंदर रख दिया जाए, तो यह आवेश इस पर क्या करेगा, बल लगाएगा। अब अगर इस आवेश को बिंदु A से लेकर के बिंदु B तक हमें क्या करना हो, पहुंचाना हो, अगर इस आवेश को लेकर के बिंदु A से लेकर के बिंदु B तक क्या करना हो, पहुंचाना हो, तो इसको आवेश को बिंदु A से B तक पहुंचाने के लिए अपने आप तो जाएगा नहीं, चला जाएगा अपने आप नहीं जाएगा। इसको इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचाने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, और ये जो किया गया कार्य होगा यही क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर। कैसे परिभाषित करेंगे, किसी आवेश के क्षेत्र में या किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर यह आवेश का क्या है, यह आवेश का विद्युत क्षेत्र है, यह आवेश का क्या है, विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो हमें कार्य करना पड़ रहा है, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। VAB को हम VA माइनस का VB करते हैं, VA माइनस का VB, यानी A से लेकर के B तक ले जाने में जो किया गया वह कार्य होता है, वह किसके बराबर होता है, वह किसके बराबर होता है, विभवांतर के बराबर होता है। आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। समझ में आई बात। विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किसको, एकांक परीक्षण आवेश को किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। आइए विभव पे चलते हैं। विभव की भी कहानी कुछ इसी प्रकार से है। एक आवेश, अगर मान लो आपका एक आवेश रखा हुआ है Q, तो इस आवेश के चारों ओर एक बाउंड्री होगी जो इस आवेश का क्या कहलाएगा, इस आवेश का कहलाएगा विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई बिंदु मान लो आपका है A, अगर आप एक अनंत पर रखा हुआ है परीक्षण आवेश, ये अनंत एक अच्छी चीज है, इसका हमें यह नहीं पता कि ये कहां पर है, 100 मीटर पे भी हो सकता है, 500 मीटर पे, लाख मीटर पे भी हो सकता है। अनंत जिसका कोई अंत नहीं हो, जिसका कोई पता ना हो, उसको हम क्या लिख देते हैं, अनंत। अगर अनंत से यानी कि जहां कहीं भी परीक्षण आवेश हो वहीं से पकड़ के लाने में, वहीं से पकड़ करके विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर ला करके रखने में जो हमें कार्य करना पड़ता है, जो हमें वाह्य कार्य करना पड़ता है, वही क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। फिर से एक बार, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर अनंत से परीक्षण आवेश को लेकर आने में किया गया कार्य क्या कहलाता है। थोड़ा सा अंतर समझे। विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर। विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु पर अनंत से परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अगर मैथमेटिकल इंडक्शन देखा जाए तो VA माइनस का VB बराबर W वाह्य बटे Q। अगर इसी में अनंत पे जो विभव होता है ना, यहां पे विभव V का मान कितना मान लिया जाता है, 0। तो यानी कि यहां से VB का मान कितना है, 0। तो VA अगर इसी में हम लगाएं, ये बिंदु A है तो ये विभवांतर VA हो जाएगा। तो इसमें अगर हम इस सूत्र को लगाएं तो VA माइनस का VB बराबर किया गया वाह्य कार्य, तो ये भी है वाह्य कार्य बटे क्या है, आपका आवेश है। तो अगर यहां से अनंत पर अगर इसके आवेश को देखा जाए, विभव को देखा जाए, तो अनंत पर विभव कितना होता है, अंडा। तो ये आपका VA बराबर कितना हो जाएगा, W वाह्य बटे Q।
क्या बात आई समझ में? क्या परिभाषा आई समझ में? अब ये देखिए विद्युत विभव और विभवांतर क्या चीज होती है। इसके लिए आपके बुक में भी एक प्यारा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है पानी का, और हमने जैसा कि बताया भी आपको कि यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो रही हो ना, तो पानी और चुंबक से विद्युत को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। अब देखिए हमने 3 टंकियां पानी की बनाई। यहां पे हमने 3 टंकियां पानी की क्या बनाई। अब इस टंकी में हमने क्या भरा, इस टंकी में भरा पानी, इस टंकी में भी हमने क्या भरा, इस टंकी में भी भरा हमने पानी। इन दोनों टंकियों को हमने एक पाइप लगाया और इस तरह से क्या किया, कनेक्ट किया। अब इन दोनों का स्तर जो है, पानी का जो स्तर है, यानी इस टंकी का जो पानी का स्तर है और इस टंकी का जो पानी का स्तर है, वह पानी का स्तर क्या है, समान है। वह पानी का स्तर क्या है, समान है। और इस पानी के टंकी का स्तर, इस पानी के टंकी का स्तर क्या है, इन टंकियों से क्या है, अलग है। अब अगर मैं कहूं कि यहां पे जो आपका एक नल लगा हो, इस नल को अगर हम क्या कर दें, इस नल को खोल दें, तो क्या पानी इस टंकी में से इस टंकी में जाएगा या इस टंकी में जाएगा? वीडियो को रोकिए, कमेंट करके बताइए कि टंकी नंबर 2 से स्तर नंबर 2 वाले टंकी में से 1 में जाएगा या 1 में से 2 में जाएगा। तो मैं बताता हूं, आइए देखिए इन दोनों का स्तर है बराबर। तो जब इस नल को अगर हम खोल भी देते हैं तो ना तो इस टंकी से इस टंकी में पानी जाएगा और ना ही इस टंकी से इस टंकी में पानी जाएगा। क्यों? क्योंकि जो दोनों का स्तर है ना, वह दोनों का स्तर है बराबर। और जब कभी भी स्तर बराबर हो तो पानी का प्रवाह नहीं होता। पानी का प्रवाह कब होगा? जब इस टंकी को यहां से काट करके इस टंकी से क्या कर दिया जाएगा, इस टंकी से अगर हम जोड़ दें तो इस टंकी में पानी इस टंकी से क्या करने लगेगा, इस टंकी से पानी आना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि इसका स्तर अलग है, इसका स्तर अलग है। तो जिस प्रकार से स्तर में अंतर के कारण पानी का प्रवाह हो रहा है, उसी प्रकार से विद्युत विभव में अंतर के कारण, विभवांतर के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जिस प्रकार से पानी में स्तर के अंतर के कारण, भाई इसका स्तर अलग है, इसका स्तर अलग है, स्तर में अंतर के कारण, स्तर का जो ये अंतर दिख रहा है ना, इस अंतर के कारण, इस स्तर के अंतर के कारण पानी वहां से यहां आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से यदि 2 बिंदुओं के बीच में विभवांतर हो, विभव में अंतर हो, तभी जाकर के विद्युत धारा का प्रवाह होगा, अदरवाइज विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब बात यहां यह आती है कि विद्युत विभव को या विद्युत विभवांतर को हम तो मान लेते हैं, सूत्र तो आपने बता दिया सर। अब विद्युत विभवांतर को हम मापेंगे कैसे? ये भी तो भौतिक राशि है। तो विद्युत विभवांतर को प्रदर्शित करते हैं V से, और V बराबर होता है W/Q। और आप जानते हो W है कार्य, और कार्य का मात्रक कितना होता है, जूल, और Q का आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। अब अगर विभवांतर को मापना हो या अगर विभव को मापना हो तो जूल बटे किस में मापेंगे, कूलाम। जूल प्रति कूलाम में मापेंगे। और जो विद्युत विभव और विभवांतर इनका जो अध्ययन किए उस वैज्ञानिक का नाम था, उन महान वैज्ञानिक का नाम था क्या, उन महान वैज्ञानिक का नाम था बोल्ट अंकल। कौन थे? बोल्ट अंकल थे। इसलिए उनके सम्मान में विभव के मात्रक को हम किसके नाम से जानते हैं, बोल्ट के नाम से। अब फिर से समस्या आ गई आपके पास, करो परिभाषित एक बोल्ट को। परिभाषा बनाना तो हमने आपको बताया ही। अब देखिए अगर आपको 1 बोल्ट को परिभाषित करना हो तो हमने बताया कि 1 बोल्ट किसके बराबर है, विभव का मान होता है जूल बटे कूलाम। विभव का मान क्या होता है, जूल बटे कूलाम। और यही किसके बराबर होता है, यही आपका होता है बोल्ट। इन दोनों को क्या लिख सकते हो, बोल्ट। अब यह भी जो है बोल्ट के बराबर कब होगा, जब इसको भी 1 कर दें, यानी कि ये बीच वाली जो संख्या है ना, ये 1 हो जाए तो यह भी डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा, बोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो यह 1 कब होगा, जब ऊपर वाले को 1 मान लें, नीचे वाले को क्या मान लें, 1 मान लें। देखो होगा क्या, 1 क्या है, कूलाम। कूलाम क्या है, आवेश। 1 क्या है, कूलाम। कूलाम क्या है, आवेश। और 1 क्या है, जूल। जूल क्या है, कार्य। तो यदि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि एकांक कार्य करना पड़ रहा हो या 1 जूल कार्य करना पड़ रहा हो, तो उस बिंदु का विभवांतर, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट के बराबर होता है। लिखो परिभाषा, सुनो ध्यान से। क्या? अगर
एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर किया जाने वाला कार्य अगर 1 जूल के बराबर हो तो वह उस विभव का मान कितना होता है? 1 वोल्ट के बराबर होता है। इस प्रकार से आप वोल्ट को क्या कर सकते हो? परिभाषित कर सकते हो कि यदि एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े तो वह विभवांतर, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना वोल्ट होता है? 1 वोल्ट होता है। तो इस प्रकार से बच्चों विभवांतर और विभवांतर के मात्रक को आप समझ सकते हो। इस बात का अपने दैनिक जीवन में ध्यान रखना कि जिस प्रकार से अस्तर में अंतर के कारण पानी का फ्लो होता है, उसी प्रकार से विभवांतर के कारण, विभव में अंतर के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। देखिए, कभी भी एक एक्सपेरिमेंट है, हालांकि कीजिएगा मत आप लोग। कभी भी जब आप विद्युत में जो तार में जो धारा बहती है, बिजली बहती है, उस बिजली के तार को अगर एक सिरे को आप पकड़ोगे, चप्पल पहने रहोगे या कुर्सी पर खड़े रहोगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। ट्राई मत कीजिएगा कि हाँ अभय सर ने कहा तो मैंने चलो ट्राई करते हैं। ट्राई मत कीजिएगा बिल्कुल भी, मैं बता रहा हूं आपको, ये बात सत्य है। यदि आप किसी भी बहती बिजली के तार को अगर एक तार को हाथ से छूते हो, यदि आपका पैर जमीन से नहीं लगा है, चप्पल आपने पहन रखा है, करंट आपको नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि विभव में अंतर नहीं है। क्योंकि जहां आपने तार छुआ, उस तार का जो विभव था, आपके शरीर का भी विभव उतना ही हो गया। आपने चप्पल पहना इसलिए पृथ्वी से कनेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि पृथ्वी का विभव 0 माना जाता है। जैसे ही चप्पल से पृथ्वी पर आपका पैर कनेक्ट होगा, पृथ्वी को टच करेगा, तुरंत ही आपके शरीर का विभव पृथ्वी के विभव से मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। और जैसे ही आपका विभव 0 हो गया और उस तार का विभव अलग है, यानी उस तार के विभव में और आपके जमीन के विभव में अंतर आ गया, विभवांतर आ गया, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, करंट मारेगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप विद्युत विभवांतर को बिल्कुल आसानी पूर्वक फील कर सकते हो। तो बच्चों अब आइए आपको ओम अंकल से हम मिलवाते हैं। ओम अंकल का नाम आपने बहुत सुना होगा और परीक्षा में ओम अंकल बार बार आ जाते हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, थोड़ा सा देख लिया जाए। हमने आपको बताया कि विद्युत जिस प्रकार से पानी का टंकी आपने देखा अभी कि जिस प्रकार से स्तर में अंतर होता है तो उसके कारण पानी का फ्लो होता है, और हमने आपको बताया उसी प्रकार से अगर विभव में अंतर है तो पानी का क्या होगा, तो विद्युत धारा का क्या होगा, प्रवाह होगा। आपने एक चीज और नोटिस करी होगी, यदि देखिए पानी का टंकी आपका, एक पानी का टंकी मान लीजिए यहां है, दूसरा पानी का टंकी यहां है और तीसरा पानी का टंकी यहां है। अगर हमने कहा कि यदि हमने एक पाइप लगाया और इस टंकी को यहां से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अगर अगले क्रम में हमने कहा कि एक पाइप हमने यहां लगाया और इस टंकी से हमने क्या कर दिया, इस टंकी से इसको हमने क्या कर दिया, इस टंकी से इसे हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो एक पाइप हमने लगा करके इस टंकी से इसको हमने कनेक्ट कर दिया। अब इसमें अगर पानी मान लो भरपूर भरा हुआ है, इसमें पानी क्या है, भरपूर आपका इस प्रकार से भरा हुआ है, तो इसमें भी पानी आएगा और इस टंकी में भी पानी आएगा, क्योंकि इन दोनों ही टंकियों में स्तर का अंतर है। बात को ध्यान से समझिएगा। अब मैं बात करूं कि अगर टंकी नंबर 1 जो है ये, और ये टंकी नंबर कितना है, 2 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या टंकी नंबर 1 में ज्यादा तेजी से पानी आएगा या टंकी नंबर 2 में आएगा, तो आपका उत्तर जरूर होगा कि टंकी नंबर 2 में आएगा, क्योंकि टंकी नंबर 2 क्या है, ज्यादा नीचे है, यानी इसका स्तर जो है, इसका स्तर इतना है, ज्यादा है, और इसका स्तर मात्र इतना है। तो इसका स्तर कम है, इसका स्तर ज्यादा है, इसलिए इसमें पानी का फ्लो ज्यादा तेजी से होगा। यानी कि जितना ही ज्यादा स्तर में अंतर है उतना ही पानी ज्यादा फ्लो होगा। बस यही कॉन्सेप्ट आपके ओम भाई साहब ने दिया, जिन्होंने क्या बताया कि जो आपका भी होता है वह अनुक्रमानुपाती होता है किसके, आई के। मतलब समझ में आया? अनुक्रमानुपाती अपने दैनिक जीवन में कभी पढ़ा, कभी सुना? इसका मतलब सिर्फ ये होता है, अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर इसको बढ़ाया जाए तो ये अपने आप बढ़ेगा। इतना पक्के वाले दोस्त है ना कि एक को बढ़ाया जाएगा तो दूसरा अपने आप बढ़ जाएगा, एक को घटाया जाएगा दूसरा अपने आप घटेगा। यानी जिस हिसाब से इसमें परिवर्तन किया जाएगा उसी हिसाब में ये बदलेगा। देखो, जिस हिसाब से
अगर घटाया गया, पानी का फ्लो तेजी से हुआ, स्तर बढ़ा तो पानी का फ्लो तेजी से हुआ, स्तर घटा पानी का फ्लो कम हो गया। यानी स्तर बढ़ाने के कारण पानी का फ्लो क्या हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, स्तर घटाने के कारण पानी का फ्लो क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी जो स्तर है वह अनुक्रमानुपाती है किसके, पानी के प्रवाह की। उसी प्रकार से अगर विद्युत धारा का मान ज्यादा है तो विभव का मान ज्यादा होगा, और यदि विद्युत धारा का मान कम है तो विभव का मान कम होगा। यानी कि अगर कहीं किसी एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक अगर विभवांतर का मान ज्यादा है तो ज्यादा धारा बहेगी, और यदि विभवांतर कम है तो कम धारा बहेगी। यानी जब एक को कम किया जाए तो दूसरा भी कम हो जाए, तो इसका संबंध में इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अनुक्रमानुपाती। क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपाती। एक नाम से और जानते हैं, एक नाम से और जानते हैं, समानुपाती। तो बस ओम का नियम इतना ही है, एक लाइन का। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे, किसी चालक में बहने वाली धारा उसमें उपस्थित या उन चालक तार के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यही ओम का क्या है, नियम। लिखेंगे यह ओम भाई साहब ने यह 1827 ईस्वी में क्या किया, ओम का नियम दिया, अपना नियम दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि जो आपका विभव होता है वह धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। बस इतना सा नियम है कि किसी चालक तार में बहने वाली धारा उस चालक तार के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यही आपका है ओम का नियम। लिखिए कमेंट बॉक्स में कि किसी चालक तार में बहने वाली धारा उसमें उपस्थित विभवांतर के या उनके दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। और जीवन में जब कभी भी इन अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा करके बराबर लगाया जाता है, एक नियतांक आता है, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, एक फिक्स वैल्यू आती है जिसका कुछ न कुछ मान होता है। तो यहां आर होता है तो ये हो जाएगा, इसके जगह पे चिन्ह के जगह पे क्या आ जाएगा, आर। तो ये इसको हम कह सकते हैं भी बराबर आई इंटू आर। यही आपका है ओम का नियम, जहां पे आपका आप जानते हो कि भी क्या है, भी आपका विभव है, विद्युत विभव है, और आई क्या है, आई आपकी विद्युत धारा है। आई क्या है, आपकी विद्युत धारा है। कौन सी धारा है, विद्युत धारा है। और आर आपका रेजिस्टेंस है, यानी आर आपका क्या है, प्रतिरोध है। आर आपका क्या है, प्रतिरोध है। अब अगर यहां से आपको आर को, अभी हमने एक देसी परिभाषा बताया ना कि धारा के मार्ग में रुकावट क्या कहलाता है, प्रतिरोध। अगर हम यहां से आर का मान निकालें तो आर का मान निकालने के लिए आई को बॉर्डर के इस पार भेजना होगा। आई इसके साथ किस में है, गुणा में, इस साइड आएगा तो भाग में, तो आर बराबर हो जाएगा भी बटे आई। अब परिभाषित करो ना, परिभाषा बनाना तो हमने बताया ही आपको। नीचे वाले को क्या मान लो, एक, नीचे वाले को क्या मान लो, एक। तो यदि एकांक समय में, यदि एकांक धारा किसी चालक तार में यदि एकांक धारा बह रही हो तो उस चालक तार का जो विभवांतर होता है वह किसके बराबर होता है, प्रतिरोध के बराबर होता है। वह चालक का विभवांतर किसके, या इसको रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम। तो इसके लिए हम ये भी परिभाषित कर सकते हैं, इन दोनों को क्या बनाओ, एक बनाओ। तो ये आपका विभवांतर है तो 1 वोल्ट हो जाएगा, और आपका धारा है तो 1 एम्पियर हो जाएगी। तो यदि किसी चालक तार से 1 एम्पियर की धारा गुजर रही हो और आपका कितना हो, 1 एम्पियर की धारा गुजर रही हो और उसके बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो उसका जो प्रतिरोध होता है वह 1 ओम के क्या होता है, बराबर होता है। ओम को परिभाषित कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो परिभाषाएं आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। इस प्रकार से ओम का नियम जो है यह आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि एक लाइन का नियम है कि किसी भी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा उसके दोनों बिंदुओं के, उस चालक तार के बिंदुओं के विभवांतर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यही बस छोटा सा ओम का नियम है। अब आगे बात आती है किसकी, चालक की निर्भरता पर। अब अगली हेडिंग लगाइएगा, अगली हेडिंग लगाइएगा प्रतिरोध की निर्भरता। अगली हेडिंग क्या है, प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। प्रतिरोध के बारे में हमने बताया प्रतिरोध आपका होता है धारा के मार्ग में रुकावट। तो अगर हम इस प्रतिरोध को आर को अगर कहें तो आर जो होता है चालक तार की लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। जितना ही चालक तार आपका लंबा होगा, जितना ही तार लंबा होगा, जितना ही विद्युत धारा का पथ लंबा होगा, उतना ही प्रतिरोध, उतना ही धारा के मार्ग में रुकावट क्या होगी, ज्यादा होगी। होगी कि नहीं।
और जब एक को बढ़ाएं तो दूसरा बढ़े तो उसको हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती, और एक को बढ़ाने पर जब दूसरा घटे तो उसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। आइए समझते हैं इस, अगर R को कहें तो R जो है वह चालक तार के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इसको समझिएगा। जैसे अगर मान लो एक आपके जैसे स्कूल की जब छुट्टी होती है तो आपके स्कूल में मान लेते हैं 2 गेट है, एक छोटा सा गेट है और एक क्या है, बड़ा सा गेट है। इसका क्षेत्रफल आप जानते हो ज्यादा होगा, इसका क्षेत्रफल आप जानते हो कितना होगा, कम होगा। अगर छुट्टी जैसे होती है, इस छोटे वाले गेट को खोला जाए, छोटे वाले गेट को खोला जाए तो इससे बच्चे आसानी से जा सकेंगे या इससे बच्चे आसानी से जा सकेंगे। इसमें रुकावट ज्यादा होगी कि इसमें रुकावट ज्यादा होगी, तो आप कहेंगे कि इसमें क्या होगी, इसमें रुकावट ज्यादा होगी, क्योंकि छोटा दरवाजा है, बच्चे ज्यादा हैं। तो बच्चे जब ज्यादा हैं तो इस दरवाजे से निकलने में उनको रुकावट का ज्यादा सामना करना पड़ेगा, जबकि इसमें से निकलने के लिए उनको रुकावट का कम सामना करना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल अधिक बढ़ रहा है तो बच्चे ज्यादा निकल रहे हैं, और क्षेत्रफल कम हो रहा है तो बच्चों को जाने में दिक्कत हो रही है। उसी प्रकार से अगर क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो R का मान, प्रतिरोध का मान, रुकावट का मान घट रहा है। R बढ़ रहा है, प्रतिरोध यानी रुकावट का मान, बच्चों के जाने में रुकावट जो हो रही थी वह घट रहा है। इसमें रुकावट नहीं हो रही है, इसमें रुकावट हो रही है। तो जब इसको क्षेत्रफल को बढ़ा रहे हैं तो रुकावट क्या हो रही है, घट रही है, और क्षेत्रफल को घटा रहे हैं तो रुकावट बढ़ रही है, यानी कि उल्टा है। और उल्टा जब होता है तो उसको 1/, में करके लिखते हैं और उसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हम व्युत्क्रमानुपाती। क्या पढ़ते हैं इसको, व्युत्क्रमानुपाती। क्या पढ़ते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2, और आराम से यहां लिखो इत्मीनान के साथ कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, इधर दोनों R है तो इधर 1 आपका R हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती इधर L है, और इधर नीचे में A है तो L बटे कितना हो जाएगा आपका, L बटे हो जाएगा A। अब आप जानते हैं, हमने बताया कि जीवन में जब कभी भी इस बंदे को हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट आता है, एक नियतांक आता है, जो कि नियतांक आपका बिगड़ा हुआ P होता है, जिसे हम कहते हैं ROW यानी रो, जिसे हम क्या कहते हैं, रो। तो ये रो इंटू L इंटू A आता है, और इसी रो को, ये जो रो रहा है, इसी रो को हम कहते हैं प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। इसी रो को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। इसी रो को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। अब एक नई चीज आपके सामने फिर से देखने को मिल गई, क्या, प्रतिरोधकता। अब कहां छूटने वाले नहीं हो आप, अब प्रतिरोधकता को भी क्या करना पड़ेगा, परिभाषित। प्रतिरोधकता को परिभाषित कैसे करोगे, जल्दी से बताते हैं। ये देखिए रो है जिसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं, रो कहते हैं। अगर L को हमने कितना मान लिया, लंबाई को कितना मान लिया, 1 सेंटीमीटर, और बहने वाली धारा को कितना मान लिया, 1 एम्पियर, तो यदि किसी चालक तार से, यदि किसी चालक तार के एकांक लंबाई से, एक को क्या कहते हैं, एकांक, एकांक क्या है, लंबाई, एकांक लंबाई से यदि एकांक एम्पियर की धारा बह रही हो तो उस चालक का जो प्रतिरोध है वह किसके बराबर हो जाता है, प्रतिरोधकता के बराबर। अगर ये 1 हो जाए तो यह R किसके बराबर हो जाएगा, प्रतिरोधकता के बराबर। कब, जब बहने वाली धारा का मान 1 हो और चालक तार की लंबाई कितनी हो, 1 हो। तो एकांक लंबाई में यदि एकांक आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो उस चालक का जो प्रतिरोध है किसके बराबर होगा, उस चालक का जो प्रतिरोध है बराबर होगा प्रतिरोधकता के। किसके बराबर होगा, प्रतिरोधकता के। तो इस प्रकार से आप प्रतिरोधकता को भी परिभाषित कर सकते हैं। अब ये जो आपने नई चीज देखा ना, प्रतिरोधकता, इस प्रतिरोधकता का मान जितना ही कम होगा वह उतना ही, उसमें से उतना ही अच्छे से धारा बहेगी। यानी कि जिस चालक तार की प्रतिरोधकता सबसे कम होगी वह उतना ही अच्छे से विद्युत का प्रवाह क्या कराएगा, कराएगा अपने अंदर से। जिस चालक, यदि किसी चालक तार की प्रतिरोधकता न्यूनतम है, कम से कम है, तो वह एक अच्छा विद्युत का चालक है, उसमें से विद्युत चालक का जो प्रवाह है वह बहुत ही अच्छे ढंग से क्या हो गया, वह बहुत ही अच्छे ढंग से हो पाएगा। अब यह आपकी एक भौतिक राशि है तो इसका कुछ ना कुछ मात्रक भी होना चाहिए। यानी कि जो आपका R बराबर संबंध निकल के आया है रो इंटू L इंटू A, तो अगर इसके हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक, R का मात्रक क्या होता है, ओम। अगर रो का मान निकाले यहां से तो रो बराबर L बटे A, इधर आएगा पलट जाएगा तो R इंटू A हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा, L। मात्रक निकालो, मात्रक निकालना हमने आपको बताया ही है। R का मात्रक ओम,
आर का मात्रक क्या होता है हिंदी में लिखते हैं, आर का मात्रक कितना होता है ओम। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो ये मीटर से इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो रो का मात्रक कितना हो जाएगा, रो का मात्रक यानी प्रतिरोधकता का मात्रक ओम इंटू कितना हो जाएगा मीटर, ओम इंटू कितना हो जाएगा मीटर। यह प्रतिरोधकता का क्या है मात्रक है। तो इस प्रकार से आप प्रतिरोध और प्रतिरोधकता को आप बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। अब अगर इसी प्रतिरोधकता का उल्टा कर दें, इसी प्रतिरोधकता का उल्टा कर दें तो एक नई चीज उत्पन्न होती है जिसे हम कहते हैं चालकता, जिसे हम क्या कहते हैं कंडक्टिविटी, जिसे हम क्या कहते हैं चालकता कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। चालकता क्या होती है, जो चालकता होती है ना, चालकता को हम C से डिनोट करते हैं, चालकता को कंडक्टिविटी कहते हैं, इसलिए C से डिनोट करते हैं। C बराबर होता है 1/रो, यानी रो का व्युत्क्रम, रो का उल्टा क्या कहलाता है, यानी प्रतिरोधकता का उल्टा या प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। इसका भी उल्टा कर दोगे तो चालकता का क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रतिरोध, प्रतिरोधकता और चालकता को आप समझ सकते हो। जो आपकी नोट्स है ना, उस नोट्स में खूबसूरत सा डिफिनेशन ये सब लिखा हुआ है। चाहे तो आप नोट्स को परचेज कर सकते हैं, अन्यथा अदरवाइज सब कुछ नोट्स में जो लिखा हुआ है ऐसा कुछ नहीं है, मैं हर कुछ आपको बोलता हूं। आप चाहें तो पेन कॉपी लेकर के नोट्स बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बच्चों अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह है प्रतिरोधों का संयोजन। अभी अभी आपने ओम अंकल से मिला और ओम अंकल क्या कहते हैं, ओम अंकल कहते हैं, ओम अंकल कहते हैं अपने नियम में ओम अंकल क्या कहते हैं, अपने नियम में ओम अंकल कहते हैं कि जो भी होता है वह I इंटू आर के क्या होता है, बराबर होता है। ये बात आपको ओम अंकल ने बता दी है। अब अगर हम बात करें यहां प्रतिरोधों के संयोजन की, तो बात अगर हम प्रतिरोध की करते हैं तो आपको जैसे कि बताया गया है कि जो आपका प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध का सिंबल यानी प्रतिरोध को प्रदर्शित हम कैसे करते हैं, प्रतिरोध को प्रदर्शित हम इस प्रकार से करते हैं। धारा के मार्ग में रुकावट क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। अब हमारा जो टॉपिक है वह है प्रतिरोधों का संयोजन। अब सबसे पहली बात यहां पे यह बनती है कि आखिर प्रतिरोधों का संयोजन हम करते क्यों हैं। तो अगर इस बात का उत्तर दें तो आप लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा और अपने नोट्स कॉपी में भी लिखिएगा कि किसी भी परिपथ के अंदर इच्छित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन। अब यह जो प्रतिरोधों का संयोजन आपका होता है यह मुख्य तौर पर दो प्रकार से होता है, जो कि अभी आपको यहां पे पढ़ना है। पहला आपका है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा आपका है समांतर, या इसी को हम कहते हैं समांतर, या इसी को हम कहते हैं पार्श्व क्रम। इसी को हम क्या कहते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। तो या तो समांतर क्रम या इसे हम कहते हैं पार्श्व क्रम संयोजन। यानी कि प्रतिरोधों को दो प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। प्रतिरोधों को जोड़ना, संयोजन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। अब प्रतिरोधों को जोड़ते क्यों है, किसी भी परिपथ में इच्छित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। यह मुख्य तौर पर दो प्रकार से इसको जोड़ सकते हैं, पहला श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पे हम जो पहला लेकर के चल रहे हैं वह आपका है श्रेणी क्रम। वह क्या है आपका, श्रेणी क्रम। तो अगर हम बात करें श्रेणी क्रम संयोजन की तो ध्यान से देखिएगा, सब कुछ चित्र में है, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए इसका चित्र आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। चित्र इसका कैसा बनेगा, 2-3 प्रतिरोध हम ले लेते हैं और इनको हम आपस में क्या कर देते हैं, इन प्रतिरोधों को आपस में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे ये हमारा दूसरा प्रतिरोध है, ये हमारा कौन सा प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध है, और ये हमारा कौन सा प्रतिरोध है, तीसरा प्रतिरोध है। तो ये हम प्रतिरोधों को क्या कर दिए हैं, एक साथ जोड़ दिए हैं और इनको ले आकर के एक हम
हाई पावर की बैटरी के साथ इसको क्या करते हैं, हाई पावर की बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं और एक छोटा सा कुंजी लगा देते हैं, क्योंकि जब परिपथ को हम चाहें बंद कर दें और जब परिपथ को चाहें हम क्या कर दें, चालू कर दें। तो इस प्रकार की आपकी व्यवस्था बन गई। अब एक बात बस ध्यान रखिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन में इस चित्र को अपने दिमाग में फिट कीजिएगा और वहां पर श्रेणी क्रम की परिभाषा आप क्या बताएंगे कि यहां पे देखिए, अगर इसकी हम बात करते हैं तो यह आपका प्रतिरोध पहला है तो R1 और यह प्रतिरोध दूसरा है तो R2 और यह प्रतिरोध तीसरा है तो R3। अब अगर श्रेणी क्रम संयोजन की आपको बनानी हो परिभाषा, बतानी हो परिभाषा, यानी कि इसमें अगर लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे कि किसी भी प्रतिरोध का ऐसा संयोजन जिसके प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा उसके अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। नहीं आई बात समझ में, देखिएगा ध्यान से। अगर हम बात करते हैं इस प्रतिरोध की, तो इस प्रतिरोध का पहला सिरा यह है, इस प्रतिरोध का पहला सिरा इधर वाला है, इस प्रतिरोध का पहला सिरा यह है, एक सिरा दूसरा, यानी पहला भाग दूसरा भाग। तो इसका पहला भाग ये, इसका पहला भाग ये, इसका पहला भाग ये, इसका दूसरा भाग ये, इसका दूसरा भाग ये, इसका दूसरा भाग ये। अब इसी चीज को आपको बताना है, यानी कि ये जो क्रम, इन प्रतिरोधों को जिस क्रम में जोड़ा गया है उसको हम कहते हैं श्रेणी क्रम। अब इसको बताएंगे कैसे कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा उसके अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, ऐसे संयोजन को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। देखिए हर बात को मैं लिख नहीं सकता यहां पर, लेकिन जो बातें आपको बताई जाती हैं उन बातों को आप नोट डाउन जरूर करते चलें, ताकि आपको हमें थोड़ा सा कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो इस चीज की, इसकी परिभाषा को, वीडियो को रोक करके आप आराम से बाकायदा लिख लीजिएगा। अब हम यहां पर लगाएंगे ओम का नियम। इसके लिए आप जानते हो कि बैटरी का जो ये बड़ा वाला टर्मिनल होता है, बड़ा वाला लाइन होता है, वह धनात्मक होता है और बैटरी का छोटा वाला टर्मिनल या लाइन जो होता है वह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और हमेशा करंट प्लस से माइनस की ओर बहता है। तो ये आपका रहा प्लस, ये रहा माइनस, यानी करंट आपका इस तरह से, विद्युत धारा आपकी इस तरह से क्या होगी, बहेगी। तो विद्युत धारा का प्रवाह, आई का प्रवाह इस दिशा में होगा, कैपिटल आई ले लेते हैं, आई का प्रवाह इस दिशा में, इधर से इधर की ओर आपके आई का प्रवाह होगा। अब आइए देखते हैं, एक बात यहां पे जो नोट करने वाली है, नोट पॉइंट में एक बात नोट करके चलिएगा और नोट पॉइंट में डाल करके लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर आपका रास्ता बदलता है तो रास्ता बदलने पर धारा बदलती है और बिंदु बदलने पर विभवांतर। नोट पॉइंट में करके याद रखिएगा, दोनों क्रम संयोजन में आपको काम आने वाला है। हमने क्या बताया कि यदि आपका रास्ता बदलता है, अगर आपका रास्ता बदलता है तो रास्ता बदलने पर आपकी कौन बदलती है, धारा। रास्ता बदलने पर धारा क्या होती है, धारा आपकी क्या होती है, बदलती है। और यदि आपका दूसरा पॉइंट, यदि आपका बिंदु बदलता है, क्या बदलता है, यदि आपका बिंदु बदलता है तो बिंदु के बदलने पर कौन बदलता है, बिंदु के बदलने पर आपका विभव बदलता है, विभव बदलता है। यह बात एकदम कैप्सूल पॉइंट है जिसे आप याद रखेंगे कि रास्ता बदलने पर धारा बदलती है और बिंदु बदलने पर विभवांतर या विभव बदलता है। अब यहां पे देखिए, धारा जा रही है, यहां से होकर के धारा जा रही है, रास्ता इसका बदल रहा है क्या, ये इस धारा का मार्ग तो यही है, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, तो रास्ता इसका नहीं बदल रहा है, यानी इसकी धारा बदल नहीं रही है, क्योंकि रास्ता बदलने पर धारा बदलती है। अब बात करते हैं बिंदु की। देखो एक बिंदु इसका ये है, इसका दूसरा बिंदु ये है, इसका दूसरा बिंदु ये है, इसका दूसरा बिंदु ये है। बिंदु यहां पर बदल रहा है, हर एक प्रतिरोध को अलग अलग बिंदुओं से जोड़ा गया है। तो अगर बिंदु बदलता है तो बिंदु बदलने पर विभव का मान बदलता है, बिंदु बदलने पर विभव का मान बदलता है, यानी कि यहां का विभव अलग होगा, यहां का विभव अलग होगा, यहां का विभव अलग होगा। तो मान लेते हैं कि यहां वाले विभव का मान कितना है, V1 है, यहां वाले विभव का मान V2 है और यहां वाले विभव का मान कितना है, V3 है। अब यहां पर हम लगाएंगे किसको, हम यहां पर याद करेंगे ओम अंकल को। तो यहां लिखेंगे हम ओम के नियम से। एक चीज और कर सकते हैं, अगर चाहें तो इस
तुल्य परिपथ यानी इस परिपथ के बराबर एक और परिपथ हम ले सकते हैं, लेकिन हो गया, कोई बात नहीं। यहीं से आप देखो, पहले ओम अंकल को लें तो ओम का नियम कहता है V बराबर आई इंटू आर। भी बराबर क्या कहता है, आई इंटू आर। लेकिन यहां पर भी का मान, इस बिंदु पर भी का मान अलग है, इस बिंदु पर भी का मान अलग है, इस बिंदु पर भी का मान अलग है। तो हम यहां पे पहला लिख लेते हैं R1 प्रतिरोध के लिए। अगर हम बात करें R1 प्रतिरोध के लिए, तो R1 प्रतिरोध के लिए भी का मान कितना है, V1। तो ये आपका हो जाएगा V1 बराबर, V बराबर होता है I इंटू आर। तो क्या धारा बदल रही है, क्या नहीं बदल रही है? तो धारा अगर I यहां से जा रही है तो यहां के लिए भी धारा का मान I है, यहां के लिए भी धारा का मान I है, और यहां के लिए भी धारा का मान I है, क्योंकि धारा बदल नहीं रही है। तो अगर धारा नहीं बदल रही है तो V बराबर I तो I ही होगा, लेकिन इस बिंदु का प्रतिरोध कितना है, R1 है, तो ये हो जाएगा R1। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब अगले क्रम में अगर हम इसी प्रकार से R2 प्रतिरोध के लिए देखें तो R2 प्रतिरोध के लिए अगर हम बात करें R2 प्रतिरोध के लिए, तो R2 प्रतिरोध के लिए भी विभव का मान कितना है, V2 है। तो इसका मान हो जाएगा V2 बराबर, धारा तो बदल नहीं रही है, धारा इसकी भी I है इंटू आर, I इंटू आर है, तो R का मान यहां पे कितना है, R2 है। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से इस प्रतिरोध के लिए भी लिख लेते हैं, यानी कि प्रतिरोध R3 प्रतिरोध के लिए। तो अगर बात करें हम R3 प्रतिरोध के लिए, तो R3 प्रतिरोध के लिए भी का मान, विभव का मान यहां पे कितना है, V3 है। तो V3 बराबर हो जाएगा I इंटू R3। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। अब अगर हमें ज्ञात करना हो कुल विभव, अगर हमें ज्ञात करना हो कितना, कुल विभव, तो कुल विभव, अगर कुल विभव हमें ज्ञात करना हो, यानी अगर बैटरी के कुल विभव का मान ज्ञात करें, तो बैटरी का कुल विभव अगर भी हो, बैटरी का कुल विभव अगर कितना हो, भी हो, तो कुल विभव भी बराबर कितना हो जाएगा भाई, यह बैटरी के पास जितनी क्षमता है, जितनी विभव है, सारे विभव इस पे बांट दी, इसको V1 दे दिया, इसको V2 दे दिया, इसको V3 दे दिया, यानी कि यह भी जो है वह बराबर होगा इतना प्लस इतना प्लस इतना, क्योंकि एक ही बैटरी तो लगी है ना। तो ये आपका V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या आप इस बात को समझ पाए? देखिए, बैटरी की जितनी क्षमता है वह अपनी पूरी क्षमता कहां पे लगाएगी, इन तीनों प्रतिरोध पर लगाएगी। अब इसके पास टोटल भी है, अब यही भी जाकर के 3 हिस्सों में बदल जाता है, क्योंकि बिंदु बदलने पर विभवांतर क्या होता है, बदलता है। तो यही वाला भी आगे जाकर के 3 बिंदुओं पर बढ़ जाता है। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो क्या ये भी प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब अगर इसको हम नाम दे दें समीकरण नंबर 4 दे दें और लिख दें यहां पे समीकरण 1 2 3 4 से लिख दो, समीकरण 1 2 3 और 4 से, समीकरण 1 2 3 4 से सबका मान रख दो। भी का मान समीकरण 4 से है I इंटू आर, तो भी का मान रख दो I इंटू आर बराबर V1 का मान कितना है, I इंटू R1 प्लस V2 का मान कितना है, I इंटू R2 प्लस V3 का मान कितना है, I इंटू R3। अब देखो यहां पे I तीनों जगह पे I कॉमन है, तो I को क्या कर लो, बाहर निकाल लो। ये आपका I इंटू आर है, इधर से I निकलेगा तो अंदर बचेगा आपका R1 प्लस का R2 और प्लस का कितना बचेगा, R3। अब बताओ इस I से ये I बर्बाद हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि यहां पे गुणा में है, इधर जब लेकर के आ जाएंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब यहां से यहां पे बचा आपका R, यानी कि ये हो गया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस का कितना हो गया आपका, प्लस का हो गया R3। यही आपका अभीष्ट समीकरण है, यानी कि आप कह सकते हो कि जो आपका R तुल्य होगा, R क्या होगा, तुल्य होगा, यानी इस पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध होगा वह सभी प्रतिरोधों के योग के क्या होगा, सभी प्रतिरोधों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। यही आपका है श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा कंसेप्ट को समझिएगा। यहां पे हमारे पास 3 प्रतिरोध थे, R1 R2 R3। मान लेते हैं कि जो आपका R1 है उसका प्रतिरोध 1 ओम है, R2 आपका जो है उसका प्रतिरोध 2 ओम है, और जो R3 है उसका प्रतिरोध 3 ओम है।
और हम ये चाहते हैं कि हमें पूरे परिपथ में हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, और एक ओम का, दूसरा 2 ओम का, तीसरा 3 ओम का। हम चाहते ये हैं कि हमें पूरे परिपथ में 6 ओम का प्रतिरोध मिले, यानी कि धारा के मार्ग में रुकावट ज्यादा हो। अगर हम 1 ओम का लगा देते हैं तो वो 6 ओम के बराबर काम नहीं कर सकता, 2 ओम का लगा देते हैं 6 ओम के बराबर नहीं काम कर सकता, 3 ओम को लगा देते हैं 6 ओम के बराबर नहीं काम कर सकता। लेकिन अगर उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन कर दें, श्रेणी क्रम संयोजन कर दें, तो यह तीनों मिला करके, तीनों को जोड़ करके कितना हो जाएगा, 6 ओम का प्रतिरोध हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमें चाहिए था 6 ओम, जबकि हमारे पास जो प्रतिरोध थे वह 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के थे। हमें ज्यादा चाहिए था तो हमने तीनों को किस क्रम में जोड़ दिया, समांतर क्रम संयोजन में। अब अगर आपके पास ऐसा हो कि आपके पास 6 ओम का प्रतिरोध हो लेकिन आपको 6 ओम की जरूरत ना हो, यानी आपके पास अगर 3 बड़े बड़े प्रतिरोध हो, आपको प्रतिरोध का मान घटाना हो, तो आप नया प्रतिरोध खरीद के लाएंगे, तब लगाएंगे उसमें। उसके लिए भी व्यवस्था है कि आपके पास बड़े बड़े प्रतिरोध हैं, उनके प्रतिरोध को अगर कम करना है तो आप उसको समांतर क्रम में क्या कर दीजिए, संयोजित कर दीजिए। तो वह आपका कौन सा क्या हो जाएगा, वह आपका कम प्रतिरोध उससे प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमें इच्छित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ते हैं, प्रतिरोधों का करते हैं संयोजन। चाहे श्रेणी क्रम संयोजन कर ले, चाहे समांतर क्रम संयोजन कर ले। अगर प्रतिरोध का मान अधिक चाहिए तो देखिए, हमने इसमें सबसे बड़ा प्रतिरोध जो कितना था, 3 ओम था, लेकिन जो परिणामी प्रतिरोध प्राप्त हुआ, जो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद प्रतिरोध प्राप्त हुआ, वह कितने ओम का हुआ, 6 ओम का। यानी श्रेणी क्रम में हमेशा सबसे बड़े वाले से भी ज्यादा प्रतिरोध हमको प्राप्त होता है, और समांतर क्रम में सबसे छोटे वाले से भी छोटा प्रतिरोध हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एक बात और, यहां पे तो केवल प्रतिरोध हमारे थे 3, तो यहां पे केवल R तुल्य बराबर आया R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 3 के जगह पे 2 हो तो R1 प्लस R2, 3 के जगह पे 4 हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अगर 4 के जगह पर अगर n प्रतिरोध हो तो R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 प्लस Rn, यानी जितने भी प्रतिरोध होंगे उसको हम सीधा सीधा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यही आपका हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन। कमेंट कीजिएगा आपको क्या समझ में आया। यदि किसी भी प्रकार का कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप निश्चित तौर पर कमेंट कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। अब अगले क्रम में जो आपका संयोजन है वह है पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन। समांतर या इसे ही कहते हैं हम पार्श्व क्रम संयोजन। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसकी अगर हम परिभाषा बनाएं, इसमें 3 प्रतिरोध आपके इस प्रकार से मान लेते हैं, जैसे उसमें हमने 3 लिया था तो इसमें भी हम कितना ले लेते हैं, 3। और इसमें 3 प्रतिरोध कुछ इस प्रकार से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये इसमें 3 प्रतिरोध क्या होते हैं, इस प्रकार से कुछ जुड़े होते हैं। अब इन तीनों प्रतिरोधों का जो पहला सिरा है वह किसी एक बिंदु से, तीनों प्रतिरोधों का जो पहला सिरा है वह किसी एक बिंदु से, और इन तीनों प्रतिरोधों का जो दूसरा सिरा है वह किसी दूसरे बिंदु से क्या होता है, जुड़ा होता है। यानी कि इसके पास 2 बिंदु हैं, एक बिंदु आपका A है और दूसरा बिंदु आपका B है। इन सारे प्रतिरोध, ये प्रतिरोध आपका कौन सा है, ऊपर वाला जो है वह प्रतिरोध आपका है R1 और नीचे वाला आपका R2 और ये वाला आपका कितना है, R3। अब इसमें तीनों प्रतिरोधों को के जो पहले सिरे हैं वह किसी एक बिंदु से, और तीनों प्रतिरोधों के जो दूसरे सिरे हैं वह किसी दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं। तो ऐसे क्रम के संयोजन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन या समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब इसको हम फिर से, जैसे उसको हमने क्या किया था, एक बैटरी से जोड़ा था, उसी प्रकार से इसको भी हम एक हाई पावर की बैटरी से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, एक कुंजी लगा देते हैं, ताकि जब चाहे उसको मान को हम क्या कर दें, बंद कर दें। और इस बैटरी का जो विभव है वह कितना है, भी है। अगर आपको हमारा नोट पॉइंट याद हो तो हमने बताया था कि अगर आपका रास्ता बदलता है तो रास्ता बदलने से धारा बदलती है और बिंदु बदलने से विभवांतर बदलता है। यहां पे देखिए क्या हो रहा है, यहां पे अगर बात की जाए रास्ता की, तो जैसे
ये आपका बैटरी का धन टर्मिनल, ये बैटरी का ऋण टर्मिनल। और धारा हमेशा विद्युत धारा प्लस से कहां जाती है, माइनस की ओर। धारा की दिशा हमेशा कहां होती है, प्लस से माइनस की ओर। तो प्लस इधर है, माइनस इधर है, तो इधर से धारा चलकर इधर आएगी, यानी जो धारा की दिशा आई की दिशा होने वाली है वह धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से होने वाली है। अब बात यहां यह आती है कि जब धारा इस बिंदु पर पहुंचेगी तो इसके पास एक हो जाएगी समस्या कि यह अब यहां से रास्ता इसके क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। वहां पे रास्ता सेम था, धारा बदल नहीं रही थी, यहां पे रास्ता बढ़ जा रहा है। तो इधर के रास्ते में अलग धारा, इधर के रास्ते में अलग धारा और इधर के रास्ते में अलग धारा। इसकी धारा को हम I1, इसकी धारा को हम I2 और इसकी धारा को हम नाम दे देते हैं I3। यानी कि यही धारा है, I तीन हिस्सों में बढ़ गई, I1 प्लस I2 प्लस I3, तीन रास्ते में बढ़ गई और अंतिम में जाकर के तीनों जब फिर से मिल जाएंगी तो क्या हो जाएगा, I। इस प्रकार से आपका संबंध है। दूसरी चीज कि अगर हम बात करें यहां पे विभव की, तो क्या विभव बदल रहा है, क्या इन तीनों का बिंदु एक है और इन तीनों का ये बिंदु एक है, यानी इसका विभव और इसका विभव दोनों का विभव समान है। इस पे भी विभव भी है, इस पे भी विभव भी है और इस पे भी विभव क्या है, भी है। अब यहां से हम फिर से लगाएंगे आपका ओम भाई साहब का नियम, ओम अंकल का नियम। अब यहां पर आप जो नोट पॉइंट हमने बताया था, यहां पे आपका क्या हो रहा है, यहां पे आपका रास्ता बदल रहा है। रास्ता आपका क्या हो रहा है, रास्ता बदल रहा है, जिससे धारा क्या होगी, धारा आपकी बदलेगी, धारा आपकी क्या होगी, बदलेगी। अब हम यहां से चलते हैं ओम के नियम से। तो ओम अंकल का नियम क्या कहता है, ओम के नियम से, तो ओम के नियम से ओम अंकल क्या कहते हैं, ओम अंकल कहते हैं V बराबर I इंटू R। यहां पे तो हमें धारा बदल रही है ना, विभव बदल नहीं रहा है, तो हम धारा का मान अगर यहां से ज्ञात करें तो I बराबर R इधर आएगा, तो V बटे कितना हो जाएगा, R। इसी को नाम दे दो समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह से हम पहले प्रतिरोध के लिए निकाल लेंगे धारा, दूसरे प्रतिरोध में कितनी धारा जा रही है, तीसरे प्रतिरोध में कितनी धारा जा रही है, ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां से लिखते हैं पहले प्रतिरोध R1 के लिए, पहले प्रतिरोध R1 के लिए। तो R1 के लिए जो धारा का मान है वह कितना है, I1 है। तो I1 बराबर कितना हो जाएगी, V बटे R है। तो विभव तो बदल नहीं रहा है, विभव इसके लिए V है और R का मान कितना है, R1 है। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से अगर हम बात करें R2 प्रतिरोध के लिए, तो R2 जो प्रतिरोध है, R2 प्रतिरोध के लिए, R2 प्रतिरोध यानी कि इस प्रतिरोध के लिए जो धारा का मान होगा, इस प्रतिरोध के लिए जो धारा का मान होगा वह कितना है, इस प्रतिरोध पे जो धारा है वह कितनी है, I2 है और विभव तो भी ही है और इसका प्रतिरोध कितना है, R2 है। तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा R2। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3। अगले क्रम में अगर हम ज्ञात करें R3 प्रतिरोध के लिए, तो अगर हम चलते हैं R3 प्रतिरोध के लिए, तो R3 प्रतिरोध पर जो धारा का मान है वह कितना है, I3 है। तो इसकी धारा कितनी है, I3 है। I बराबर होता है V बटे R। तो इसके V का मान तो V ही है, तो V के जगह पे V ही रखो और डिवाइड बाई R। R कितना है इसका, R3, इसका R कितना है, R3 है। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 4। क्या नाम दे दो, समीकरण नंबर 4। लेकिन अगर हम बात करें कुल धारा की, किसकी बात करें, कुल धारा की अगर हम बात करें, तो कुल धारा कितनी है, कुल धारा आपकी I है और यह I इस I1, I2, I3 के योग के बराबर है कि नहीं है, क्योंकि यही धारा गई तो यही धारा तीन हिस्सों में बंट गई, तो ये तीनों धारा मिला करके यही धारा तो है। तो इसको लिख दो, कुल धारा I बराबर हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3। बोलो कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ है, नहीं है, नहीं है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आगे चलते हैं, समीकरण से मान रखते हैं। क्या समीकरण 1, 2, 3 व 4 से ले लेते हैं मान सबका। I का मान कितना है, V बटे R है, तो I के जगह पे रख दो V बटे R बराबर I1 का मान कितना है, V बटे R1 प्लस I2 का मान कितना है, I2 का मान है आपका V बटे R2 प्लस इसका मान कितना है, V बटे R3। इन तीनों में भी कॉमन है, V को क्या कर दो, बाहर खींच लो, V को बाहर खींच लो। इधर आपका है V बटे R, इधर से V को बाहर खींचोगे V बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा 1 बटे R प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे
R3, बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा? भाई यहां से भी निकल गया तो एक बचाना, यहां से भी निकल गया तो एक बचाना, यहां से भी निकल गया तो एक बचाना। अब इस भी से बताओ ये भी बर्बाद होगा कि नहीं? ये आएगा तो नीचे होगा, नीचे से ऊपर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी 1/r बराबर जो आपका आया वह कितना आया? 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1 कितना आया? R3। अब ये जो r है ना, इन तीनों का तुल्य है कि नहीं है? तीनों के बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो यहां से लिखो 1/r तुल्य बराबर 1/r तुल्य बराबर 1 आपका हो जाएगा R1 प्लस 1 आपका हो जाएगा R2 प्लस 1 आपका हो जाएगा R3। यही आपका अभीष्ट व्यंजक हो गया। अब फिर से वही आइए हम कमेंट वही लेते हैं जो प्रतिरोध उसमें लिए थे 1 2 3 जो प्रतिरोध लिए थे। आइए उसी प्रतिरोध को लेते हैं कि जो आपका R1 का मान है 1 ओम है, R2 का मान 2 ओम है और R3 का मान कितना है? 3 ओम है। इन्हीं तीनों को एग्जांपलों को लेते हैं, तीनों एग्जांपलों को लेंगे और इसका अगर 1/r तुल्य निकालें तो 1/r तुल्य कितना हो जाएगा? 1/r1 का मान 1 प्लस 1/r2 का मान 2 1/r3 का मान कितना? 3। इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो इन तीनों का लसा कितना हो जाएगा? 6। तो ये हो जाएगा 6 एकम 6 6 हो जाएगा और ये 3 दूना 6 3 हो जाएगा और ये 3 दूना 6 2 हो जाएगा इक्वल टू ये कितना आया? 3 2 5 6 5 11 11 कितना आया? 6। 11 कितना आया? 6। ठीक है, 11/6 आया। किसका मान? 1/r तुल्य का, 1/r तुल्य का। तो अगर यहां से r तुल्य का मान याद करें, 1/r तुल्य का मान 11/6 है, तो 1r तुल्य का अगर मान ज्ञात किया जाए तो ये कितना हो जाएगा? 6/11 होगा कि नहीं होगा? इसको हमने पलटा तो ये भी आपका क्या हो गया? पलट गया 6/11। अब इसको भाग लगाओ, 0 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं आएगा? हमारे पास जो सबसे छोटा प्रतिरोध था वह कितना था? 1 ओम। जब इन तीनों प्रतिरोधों को हमने जोड़ दिया समांतर क्रम में तो आपका जो प्रतिरोध प्राप्त हुआ वह 0 पॉइंट में आ रहा है, यानी 1 से भी छोटा है। यानी बात को बूझे कुछ, बात यहां यह है, हमारे पास 1 ओम 2 ओम 3 ओम का प्रतिरोध था। हमारी इच्छा ये थी कि हमें सबसे छोटा प्रतिरोध जो 1 है उससे भी कम प्रतिरोध का प्रतिरोध प्राप्त हो। हमने तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में क्या कर दिया? सजा दिया। और जब समांतर क्रम में सजा दिया तो उसका r तुल्य इसके बराबर होता है और इसके बराबर कर दिए तो ये 0 पॉइंट समथिंग आ गया, यानी 1 से भी छोटा प्राप्त हो गया। तो हमारी इच्छा थी ना कि 1 से छोटा प्राप्त हो, तो परिपथ में इच्छित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, अपने इच्छा के अनुसार प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम प्रतिरोधों का करते हैं संयोजन। अगर प्रतिरोध का मान ज्यादा प्राप्त करना है, धारा के मार्ग में रुकावट ज्यादा करनी है, तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और यदि धारा के मार्ग में रुकावट कम करनी है तो किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे। समझ में आया? दिमाग की बत्ती कुछ जली? यहां पे हमने किया क्या? तो इस तरह से हम प्रतिरोधों के संयोजन को समझ सकते हैं। आपके दैनिक जीवन का एक प्यारा सा एग्जाम्पल है जिससे सब कोई परिचित होंगे। आपने देखा होगा अपने घरों में प्रेस, उपयोग किए जाने वाला इलेक्ट्रिक प्रेस, जिससे हम ये शर्ट इत्यादि में किरीच वगैरह बनाते हैं ताकि अच्छा लगे और लोगों को दिखा सकें। सब कोई जानता होगा, उम्मीद करते हैं। तो अगर क्या आपने कभी सोचा कि जब हम उस प्रेस में विद्युत धारा गुजारते हैं, बोर्ड में प्लग को लगाते हैं, यानी उसमें विद्युत का प्रवाह होता है, तो आखिर वह प्रेस गर्म क्यों होता है? क्या कभी आपने सोचा उसमें उष्मा क्यों निकलती है? आज का हमारा वही टॉपिक है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट को जब हम पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को बहाते हैं प्रेस के अंदर, तो वह हमें थर्मल इफेक्ट यानी उष्मीय प्रभाव क्यों दिखाता है, उसमें से उष्मा क्यों निकलती है, वह गर्म क्यों होता है। आइए हम बताते हैं आपको। देखिए, अभी अभी आपने टॉपिक को पढ़ा प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब होता है धारा के मार्ग में रुकावट। अगर आप धारा के मार्ग में रुकावट डालेंगे, धारा के मार्ग में परेशानी उत्पन्न करेंगे, तो जब धारा के मार्ग में परेशानी उत्पन्न की जाएगी तो धारा का कुछ भाग खराब होगा कि नहीं होगा, वेस्ट होगा कि नहीं होगा, बताओ।
यदि आप धारा के मार्ग में रुकावट डालते हैं तो धारा का कुछ भाग बर्बाद होगा ना। तो धारा के मार्ग में जब हम रुकावट डालते हैं तो उससे हमारी धारा का कुछ भाग क्या हो जाता है, नष्ट होता है। और आप ऊर्जा संरक्षण का नियम जानते हैं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। यानी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है, उसको नष्ट या उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो आखिर जो आपने उस धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करी, प्रतिरोध लगाया, तो उससे धारा का नुकसान हुआ। तो वह नुकसान किसमें बदल गया? वह नुकसान आपका जो विद्युत ऊर्जा थी वह उष्मीय ऊर्जा में बदल गई और आपका प्रेस क्या हुआ गया? गर्म हो गया। तो जो प्रेस होता है ना, प्रेस जिस भी धातु का बना होता है उसका प्रतिरोध उच्च रखा जाता है। प्रेस में आपकी एक कॉइल होता है जिसमें धारा प्रवाहित होती है, देखा होगा कभी आपने। तो उसके अंदर एक होता है कॉइल जिसका प्रतिरोध होता है उच्च। अगर उसका उच्च प्रतिरोध है, धारा के मार्ग में रुकावट ज्यादा है, तो वह धारा को ज्यादा बर्बाद करेगा, ज्यादा खराब करेगा और धारा को खत्म तो कर नहीं सकता। तो वह धारा को विद्युत धारा से, विद्युत ऊर्जा से किस में बदल देता है? तापीय ऊर्जा या उष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है और आपका प्रेस क्या होता है? गर्म होता है। अब विद्युत धारा के तापीय प्रभाव में लिखिएगा कि जब धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न किया जाता है तो धारा का, विद्युत धारा का कुछ भाग खराब चला जाता है, कुछ भाग बर्बाद हो जाता है, जो बर्बाद भाग है वह किस में बदल जाता है? वह उष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। प्यारे तरीके से परिभाषा अपनी भाषा में बिल्कुल लिख लीजिएगा कि जब किसी भी उपकरण में हम विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं तो प्रतिरोध के कारण, उच्च प्रतिरोध के कारण धारा का नुकसान होता है, जिस नुकसान के कारण वह विद्युत धारा उष्मीय ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में क्या हो जाती है? बदल जाती है, जिसे हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। अब इसी तापीय प्रभाव से संबंधित एक जूल भाई साहब थे। कौन थे? जूल भाई साहब, जिन्होंने एक नियम दिया जिसे हम कहते हैं जूल का तापन नियम। जूल का तापन नियम। देखिए यह सब जितनी भी बातें हैं नोट्स में आपके बाकायदा लिखी हुई हैं। उस नोट्स को अगर आप परचेज करते हैं तो ये बातें प्रॉपर रूप से आपको मिल जाएंगी। अदरवाइज आप वीडियो को रोक करके अपने नोट कॉपी में नोट्स बना सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो जूल का तापन नियम क्या कहता है? जूल का तापन नियम क्या कहता है? जूल ने एक जो भी हमारे पास व्यवस्था थी उसी में से जुगाड़ निकाला। क्या जुगाड़ निकाला? पहले बताया गया था कि जो आपका I होता है उसका मान होता है Q/T। आप पढ़े हो विद्युत धारा, आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। इन्होंने एक काम किया, T को इधर अगर ला लिया तो Q बराबर कितना हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा आपका I इंटू टी। Q बराबर कितना हो जाएगा? I इंटू टी। इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। अब आपने विभव की परिभाषा से पढ़ा है। विभव क्या है कि किसी भी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। तो यदि इन्होंने कहा कि यदि Q आवेश को T समय तक, Q आवेश को अगर T समय तक किसी विद्युत क्षेत्र में चलाने पर किया गया कार्य, तो अगर इसके द्वारा किया गया कार्य निकाले, चलाने पर जो विभव का मान होगा, W बटे कितना होता है? Q होता है। सबको ही जानता है कि V बराबर W बटे Q होता है। अगर यहां पे हम कार्य का मान ज्ञात करें, यानी W का मान ज्ञात करें, Q को इधर भेज दें, तो यह कितना हो जाएगा? V इंटू Q। बताओ हो जाएगा कि नहीं? इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। क्या नाम दे दो? समीकरण नंबर 2। अब यहां से अगर हम देखिए, जो ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा जो हमारी नष्ट हुई, वही विद्युत ऊर्जा किसमें बदल गई? वही विद्युत ऊर्जा बदल गई तापीय ऊर्जा में, उष्मीय ऊर्जा में। तब जाकर के आपका प्रेस क्या हुआ? गर्म हुआ। यहां पर जो किया गया कार्य है, कार्य क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। यही किया गया कार्य किसमें बदल जा रहा है? उष्मीय ऊर्जा में। तो यहां पे लिखेंगे विद्युत धारा द्वारा किया गया कार्य। तो अगर हम बात करें विद्युत धारा द्वारा किया गया कार्य की, तो किया गया कार्य W बराबर आपका होता है V इंटू Q।
W बराबर V इंटू Q हो जाएगा। और यही ऊर्जा, यही कार्य ऊर्जा में बदलने वाला है, यानी कि किया गया कार्य किसमें, ऊर्जा के बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि यहां पे लिख सकते हैं कि चूंकि जो आपका U है वह W के क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए इस W के जगह पे हम U लिख लेते हैं बराबर V इंटू क्या लिख लेते हैं, Q। अब यहां से Q का मान हमको पता है, तो Q का मान रख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर Q का मान रखें तो U बराबर कितना आएगा, V इंटू Q का मान है I इंटू T, तो V इंटू I इंटू कितना हो जाएगा, T। ओम का नियम आपने सुना है, ओम का नियम, ओम का नियम। ओम अंकल ने क्या बताया था, ओम अंकल ने बताया था कि V किसके बराबर होता है, I इंटू R के बराबर होता है। तो V अगर I इंटू R के बराबर होता है तो यहां U, V के जगह पे V का मान रखो, I इंटू R, तो यहां से रखो I इंटू आर और इंटू ये कितना है, आई इंटू कितना है, टी है। अब आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई इंटू आई हो जाएगा आपका आई का स्क्वायर इंटू आर और इंटू में क्या हो जाएगा, टी। यही आपका है उष्मीय ऊर्जा, जिसे हम जूल का तापन नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल का तापन नियम कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार अच्छे से आप याद रखिएगा। देखिए कुछ भी नहीं, इन्होंने एक व्यवस्था लगाई जिसमें देखिए इसमें हो क्या रहा है कि धारा का स्क्वायर हो जा रहा है, धारा का स्क्वायर हो जा रहा है, यानी धारा जितना ही खर्च की जाएगी उससे उतना ही उसका स्क्वायर यानी कि I इंटू आई गुणा हो जा रहा है ना, उतना ही धारा का मान ज्यादा होगा, तो उष्मा का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी यहां पे आप देख रहे हैं कि U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I का स्क्वायर की, यानी कि अगर I का मान बढ़ेगा, I का मान अगर बढ़ेगा तो उससे दोगुनी मात्रा में आपका प्रेस क्या होगा, गर्म होगा। जितना ही ज्यादा धारा होगी उतना ही प्रेस ज्यादा गर्म होगा। U जो है अनुक्रमानुपाती है किसके, U जो है अनुक्रमानुपाती है R के, यानी प्रतिरोध जितना ही ज्यादा होगा उतना ही उष्मा ज्यादा मिलेगा। प्रेस का कॉइल जितना ही ज्यादा प्रतिरोध का होगा उतना ही ज्यादा प्रेस क्या होगा, गर्म होगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप जूल के तापन नियम को समझ सकते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक इसी में आता है, विद्युत शक्ति। एक छोटा सा टॉपिक आता है क्या, जिसे हम कहते हैं विद्युत शक्ति। अगर हम बात करें विद्युत शक्ति की तो विद्युत शक्ति को हम P से प्रदर्शित करते हैं, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक यानी विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति की अगर बात करें तो इसका जो सूत्र होता है P बराबर होता है W बटे T। P बराबर क्या होता है, W बटे T। अब यह W क्या है, यहां पे देखा ना, विद्युत के द्वारा किया गया कार्य है, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है। तो यह और नीचे लगा हुआ है भाग टी की। हमने बताया है कि जहां पे भाग टी का दिया जा रहा हो उसको पढ़ते हैं की दर। क्या पढ़ते हैं, की दर। तो किसकी दर है, कार्य में परिवर्तन की। किसकी दर है, कार्य में परिवर्तन की। तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा किए गए कार्य में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है। और विद्युत शक्ति जो P का मात्रक होता है, P का मात्रक होता है वह कितना होता है, वाट। क्योंकि W का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक होता है सेकेंड, तो जूल बटे सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। जूल बटे सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि विद्युत शक्ति क्या है, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में जो किए गए कार्य की दर होती है उसे हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक और बच गया है, थोड़ा सा मैं आइए उसको समझा दूं। हालांकि प्रश्न में, परीक्षा में नहीं आता है, फिर भी थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर रहेगा। देखिए हमने एक प्यारा सा चित्र यहां पे बनाया हुआ है, इस चित्र को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, कुछ है नहीं यहां पर। देखिए ये आपके घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है उसका कुछ चित्र है, यानी ये जो टॉपिक है वह है घरेलू परिपथ। यहां पर ये देखिए, यह जो आपका है यह है खंभे का फ्यूज कह सकते हैं हम, खंभे का फ्यूज बॉक्स। यह क्या है, खंभे का फ्यूज बॉक्स। यानी कि खंभे में आपने देखा होगा कि दो तार इस प्रकार से आते हैं। इन दोनों तारों में से एक तार, यह जो तार है यह विद्युतमय तार है, यह विद्युतमय तार है। और एक तार जो होता है वह तार कैसा होता है, उदासीन होता है, उदासीन तार होता है। घरों में आप जो देखते होंगे सप्लाई, पोल से आपकी दो सप्लाई आती है, जिसमें से एक विद्युतमय तार होता है, दूसरा कैसा होता है, उदासीन तार। ये दोनों तार आकर के आपके पोल में एक बॉक्स लगा होता है जिसे हम फ्यूज बॉक्स कहते हैं। तो पोल में आपका फ्यूज बॉक्स लगा होता है। इन
पोल के फ्यूज बॉक्स में से दो तार निकलते हैं, जो दो तार हम खींच करके अपने घर पे लाते हैं। ये पोल है, पोल से हमने घर पे लाया और ये आपका है मीटर। यह क्या है? विद्युत मीटर। कौन सा मीटर है? यह आपका है विद्युत मीटर, यानी कि विद्युत की रीडिंग करता है। यह आपका विद्युत की रीडिंग करने वाला विद्युत मीटर है, जो कि ये बताएगा कि आपने अपने परिपथ के अंदर कितने धारा का खपत किया। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि आपके घर में जो लाइट खींची गई है, सबसे पहले पोल में से कहां आता है? मीटर में, और मीटर में से फिर आता है घरेलू परिपथ में। मीटर में से कहां आता है? घरेलू परिपथ में। तो ये आपका है घरेलू परिपथ का फ्यूज बॉक्स। क्या है? फ्यूज बॉक्स, जिसमें से विभिन्न प्रकार के फ्यूज जुड़े हुए हैं और विभिन्न प्रकार के फ्यूज से अलग अलग धाराएं अलग अलग जगह पर क्या करती है? जाती है। तो ये आपका घरेलू परिपथ का फ्यूज बॉक्स है। फ्यूज से मीटर से तार कहां आता है? आपके घरेलू परिपथ का जो मेन बोर्ड होता है, फ्यूज बॉक्स होता है, उसमें आता है। और फिर इस फ्यूज बॉक्स में से घरेलू परिपथ के विभिन्न उपकरण, जैसे ये फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग इत्यादि हो गया, इस परिपथ से हम आगे ले जाकर के क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो इस तरह से आपका परिपथ क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। यह आपका है घरेलू उपकरण। यह क्या है? आपका घरेलू उपकरण, यानी जो कुछ भी उपकरण आप चलाते हैं वह वो रहा। तो यानी कि घरेलू परिपथ की कुल मिला के संरचना यह है कि सबसे पहले घरेलू परिपथ में दो प्रकार के तार होते हैं। एक विद्युतमय तार होता है, दूसरा क्या होता है? उदासीन तार। ये दोनों तार पोल के बॉक्स में से सबसे पहले मीटर में आते हैं और मीटर से आपके जाते हैं घरेलू परिपथ का जो फ्यूज बॉक्स होता है उसमें जाते हैं, और उस फ्यूज बॉक्स में से विभिन्न जगह पर आपकी लाइट क्या की जाती है? भेजी जाती है, लाइट का सप्लाई किया जाता है। तो यहां पर जो लाइट का सप्लाई है इस फ्यूज बॉक्स में से यहां होकर के आया। अब यहां पर जो मेन जानने वाली मुख्य पॉइंट हुई कि आपने देखा होगा कि किसी भी तार में, आपके घरों में जो तार सप्लाई किया जाता है उसमें तीन तार होते हैं जनरली। अगर उसका कलर देखा जाए तो एक लाल होता है, एक ब्लैक होता है और एक ग्रीन होता है। तो जो लाल तार होता है ना, लाल को हम कहते हैं विद्युतमय तार, यानी लाल जो तार होता है उसको हम विद्युतमय तार को करते हैं और उसे लाल तार को इससे क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। और दूसरा जो ब्लैक वाला होता है उसे उदासीन तार कहते हैं और उदासीन तार को इसमें कनेक्ट करते हैं। तीसरा आपका हरा वाला होता है जो मेन होता है। उसका रीजन क्या है? कभी कभी पूछ लेता है कि आपके परिपथ में जो हरे रंग का तार उपयोग किया जाता है उसका उपयोग क्या है? समझाइए। तो जो आपका हरे रंग का तार होता है ना, वह पृथ्वी से कहीं पे जाकर के कनेक्ट होता है, नीचे उसको जोड़ देते हैं। और उसमें होता क्या है कि जैसे आपका कोई उपकरण चल रहा है, ठीक ठाक से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही उपकरण में कोई शॉर्ट सर्किट होती है या उपकरण में कोई भी खराबी आती है, किसी भी प्रकार का शॉर्ट सर्किट, यानी दो तार एक दूसरे के आपस में चिपक जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। तो जब आपके परिपथ में कभी शॉर्ट सर्किट होता है तो जो भी आपकी बहने वाली धारा है टोटल की टोटल कहां चली जाती है? उस हरे वाले तार में चली जाती है। और हरे वाले तार का दूसरा सिरा कहां से जुड़ा होता है? पृथ्वी से। तो जितनी भी लाइट है सारी की सारी जाकर के कहां चली जाती है? पृथ्वी में चली जाती है। और धरती माता सारी चीजों को अपने अंदर समा लेती हैं, यानी पूरी धारा के मान को अपने अंदर समा लेती हैं और आपका उपकरण जो है खराब होने से बच जाता है। तो परिपथ में उपयोग होने वाले हरे तार का उपयोग क्या है? मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, लिखिएगा क्या है इसका उपयोग। तो इसका उपयोग यह है कि यदि किसी परिपथ में किसी कारणवश यदि शॉर्ट सर्किट होता है या परिपथ में कोई खराबी आ जाने के कारण जो बहने वाली धारा है वह कुल की कुल धारा हरे रंग के तार से होकर के चली जाती है और उपकरण हमारा खराब होने से बच जाता है। तो इस पूरे चैप्टर को प्यारे बच्चों आज के इस वन शॉट वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट किया। वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपको नेक्स्ट वीडियो आपको देने के लिए प्रेरित होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।